आई गेस फील्ड ऐसी है साइकेट्री के, इसमें एज सच कोई जिस तरह इमरजेंसी मेडिसिन होती है या ऑर्थोपेडिक है, उस तरह की इमरजेंसीज नहीं होती। ऐसा क्यों है कि जब हमारा ये वाला ऑर्गन ख़राब होता है तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, और डॉक्टर ऐसा आराम से नहीं कह सकता कि आपका दिमाग ख़राब हो गया। ये तो आराम से बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए डॉक्टरों को कभी भी, किसी को भी। और ये इस तरह हो गया अगेन। उसमें देखें, अगर थोड़ा सा मैं इसको और जो है ना इलेबोरेट करते हैं। अब आपने देखा कि जिस तरह मुझे हकलाहट है, मुझे स्टैमरिंग है, मैं ओपन हूँ इसके बारे में, लेकिन आई ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। मैं ये नहीं कहता कि मेरे कुछ स्पेशल राइट्स हैं, बिकॉज राइट्स कभी भी काम नहीं करते। जब भी कोई कंसल्टेशन के लिए हमारे पास आता है, ठीक है, देयर इज़ ऑलवेज, आप कभी हॉस्पिटल्स में जाएँ तो आपको जगह जगह लिखा हुआ नज़र आएगा, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ पेशेंट। किसी के किडनीज के साथ इशू है, उसके पूरे घर को नहीं ठीक करना होता यूजुअली, ठीक है ना, या किसी को कोई भी बीमारी हो जाती तो वो पूरी फैमिली नहीं इन्वॉल्व हो रही होती। हमारे इस वाले अगर रिश्तेदार को, हमारे अब्बा जी को, अम्मा जी को ये इशू हो गया तो अब हमें भी एहतियात करनी, पूरा घर उस वाली स्कीम में शामिल हो जाता। मिजाजन जो काम है, आपको ये नहीं लगता कि इट इज मतलब ये थोड़ी सी डिफिकल्ट फील्ड है? उसमें अगेन वही वाली बात देखें, एक फिजिकल जो चीज़ हो रही है ना, अगर किसी को कार्डियक इशू हो रहा है, आप जो एग्जांपल दे रहे हैं एग्जैक्टली यही मेरे घर में हुआ था। जब माय फादर वाज डायग्नोस्ड कि जी उनका विस्की में हार्ट डिजीज़ है और एंजियोप्लास्टी सब कुछ होना है, एवरीथिंग चेंज। मतलब वो हमारे घर में निहारी भी जो है ना, वो पानी में बगैर मसालों के ऐसी पकती थी कि मज़ा आ जाता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एनलाइटनिंग वर्ल्ड की जानिब से पहली मियाँ बीवी पॉडकास्ट में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम ख्वाजा अब्दुल हक है, मेरे साथ मेरी मिसेस माविश, और हमारे गेस्ट हैं आज अदील भाई। अदील भाई, आप कौन हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। ये तो बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने, लेकिन यह है कि अदील ही नाम है मेरा। अब मज़ीद उसमें यह है कि शायद मुल्तान में इतने ज़्यादा लोग इसलिए ना जानते हो क्योंकि मुझे आए हुए ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है मुल्तान में। इट्स बीन 7 ईयर्स। 2017 में मैं मुल्तान में मूव हुआ था। उससे पहले सारी ज़िंदगी कराची में गुजरी, फिर इधर मुल्तान आ गया। यहाँ आ गया, पता नहीं कैसा चल रहा है। एक आदमी जो एक इतने ह्यूज इलाके से, एक ऐसा शहर जिसकी हवा कोई एक बंदा एक दफ़ा खा लेता है, फिर वो कहता है नहीं यार कराची कराची, तो वो आपको मुल्तान आकर कैसा लगा? आई गेस जिस तरह की मेरी शायद थोड़ी सी पर्सनैलिटी है तो मुझे तो सूट करता है मुल्तान। तो कराची ऑब्वियसली इट्स अ वेरी ह्यूज सिटी और वेरी फास्ट पेस्ड। ठीक है, वो एक फास्ट पेस्ड लाइफ हमने वहाँ पे गुजारी, लेकिन एक ओवरऑल जनरली एज अ पर्सनैलिटी आई एम नॉट दैट सोशल या बड़ा कोई एक्टिव किस्म का आदमी। तो इसलिए मुझे मुल्तान तो आई फील वेरी मच एट होम इन मुल्तान, कि मुझे जो है ना ज़्यादा ना कहीं, यहाँ तो एक अव्वल तो मेरे कोई रिश्तेदार भी नहीं है यहाँ पे दूर दूर तक, तो इसलिए सिर्फ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर, सुबह उठो फिर हॉस्पिटल चले जाओ, बीच में कोई छोटी मोटी कोई एक्टिविटी, तो दैट्स अबाउट इट। तो पर्सनली फॉर मी इट्स अ ब्लेसिंग। फैमिली के लिए मे बी नॉट सो मच। आई गेस कुछ चीज़ें प्रोफेशनल हैजर्ड बन जाती हैं। आई गेस थ्रू आउट द डे आप व्हेन यू डीलिंग विद पीपल, और ख़ास तौर पे एक सर्टन क्या कहना चाहिए उसको, एक सर्टन, आई डोंट नो द स्पेसिफिक वर्ड, लेकिन एक सर्टन टाइप ऑफ पीपल से वो मिल मिल के यू नो व्हेन यू हेयर द लाइफ स्टोरीज ऑफ, मतलब कहने को आप 10-15 लोगों से भी एज अ क्लाइंट या एज अ पेशेंट आप मिलें दिन में, तो दे हैव ह्यूज स्टोरीज टू टेल। तो वो बहुत सी दफ़ा मैं, मतलब मैं, आई नो माई ओन कैपेसिटी, तो मेरे पास तो इतनी हिम्मत नहीं बचती फिर घर जाके कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ जो है ना वो कुछ कर सकूं। बहुत डिप्रेसिव नहीं हो जाता होगा, क्योंकि स्टोरीज तो जाहिर बात है जो आप तक आती हैं वो कोई। अच्छा, इससे पहले मेरे ख्याल में हम आदिल भाई से पूछते हैं कि ये जो हम कह रहे हैं कि इनको ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनकी स्टोरीज खासी या कहते परेशान कौन होती हैं, तो वो कहते कौन से पेशेंट हैं और आपकी कहते क्या फील्ड है इसमें? हाँ जी, बेसिकली आई एम अ साइकाइट्रिस्ट, और उसमें एक तरह से एक सब स्पेशलिटी जो है मेरी वो चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकेट्री है। 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी साइकेट्री में।
इनिशियली जब मैं आया था इधर स्प्रिंग क्लिनिक मुल्तान में, तो इनिशियली तो मैं वो मिक्स क्लाइंटेज देखता था, लेकिन सिंस 2018 उसमें मैं एक्सक्लूसिव जो है वो क्लिनिक्स हमारे डेली जो होते हैं वो अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज होते हैं. सो बेसिकली आई एम अ साइकियाट्रिस्ट बाय प्रोफेशन. लेकिन अच्छा, जब आपसे मुलाकात हुई तो आई न्यू कि ऐसा था, लेकिन अंडर 18 और फिर ऐसी फील्ड को देखना, तो आई थिंक आपकी डीलिंग्स एक आम जो होता है साइकियाट्रिस्ट उससे कहीं ज़्यादा हो जाती होंगी मुश्किल, क्योंकि अंडर 18 के साथ उनके पेरेंट्स आते होंगे और फिर उनको ये बताना कि आपके बच्चे के साथ ये मसला है या नहीं है. मेरा भी यही एक्चुअली क्वेश्चन था उस वक्त कि ये तो बहुत डिप्रेसिव नहीं हो जाता होगा आपके लिए भी कि इस तरह की जब स्टोरीज आ रही हों और आप सारा दिन वो सुनकर फिर बिल्कुल भी सोशलाइज भी ना करें. उसमें कुछ चीज़ें मेरे ख्याल से वो आपको एज अ पर्सन जो है वो आपको कुछ बाउंड्री सेट करनी पड़ती हैं. लाइक एट अ वेरी यंग एज आई गेस मैंने ये चीज़ों को बड़ा वो स्ट्रीमलाइन कर दिया था कि क्लिनिक्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, दे आर फॉर वर्क, और घर जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट है, वो फॉर रिलैक्सेशन है. सो डू नॉट ब्रिंग घर की स्टोरीज़ को हॉस्पिटल नहीं लेके जाना, हॉस्पिटल की स्टोरीज़ को घर लेके नहीं आना. बीच में वो जो आपका ट्रैवल टाइम है उसी दौरान उसको आप ख़त्म करें. घर जाएं, बेगम बच्चे हैं उनके साथ एंजॉय करें, अपनी फैमिली हैं, पेरेंट्स हैं, जो भी हैं उनके साथ आप एंजॉय करें. उसके बाद हाँ यस, अगर आपने रिलैक्स करना है, घूमना फिरना है, फिर आप जाएं जहाँ जाना है. तो वो ऑब्वियसली वो शायद थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू अदर फील्ड्स जहाँ पे शायद फिजिकल टाइटनेस ज़्यादा होती है, यहाँ पे थोड़ी सी मेंटल ज़्यादा होती है. प्लस अगेन आई गेस इट बॉइल्स डाउन टू योर ट्रेनिंग एज वेल, कि आपकी एक नॉट जस्ट एज अ मेडिकल, मतलब ऑब्वियसली एज अ मेडिकल प्रोफेशनल भी, प्लस आपकी एक जनरल अपब्रिंगिंग वगैरह भी कैसी है. सो आई गेस शायद वर्ड जो मैंने इनिशियली यूज़ किया, इट्स नॉट एन अप्रोप्रिएट वर्ड टू यूज़, लेकिन अगेन बात यह है कि ये सारे इंसान ही है ना. मतलब अगर आज मैं टेबल के अक्रॉस बैठ जाऊं और मेरे सामने कोई साइकियाट्रिस्ट हो, सो आई विल हैव अ ह्यूज स्टोरी टू टेल हिम. तो अगेन ये एक हमारी डे टू डे, एवरीबडी इज़ फाइटिंग देयर ओन बैटल. बस सिर्फ ये है कि वो हम अक्रॉस द टेबल देख के उसको हम एज प्रोफेशन उसको डील कर रहे होते हैं. सो आई गेस इट कम्स डाउन टू एक जनरली आपकी ट्रेनिंग्स भी, कि किस तरह की आपकी ट्रेनिंग हुई हुई है, और प्लस उसमें कुछ चीज़ों के लिए आपको वर्क हार्ड करना पड़ता है कि मैं अपनी प्रायोरिटी सेट करूँ कि अभी मैं यहाँ पर हूँ तो मैं यहाँ पर हूँ. जब मैं यहाँ से एक दफ़ा निकल जाऊँगा तो फिर अब मैं अपने क्लिनिक पे नहीं हूँ, अब मैं अपने घर पर हूँ. तो वो कुछ प्रायोरिटाइज आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं. इट टेक्स अ लिटिल वाइल, लेकिन ये है कि उसके बाद आपकी लाइफ बड़ी आसान हो जाती है, फिर आपको ज़्यादा मुझे टेंशन नहीं आपकी होती. बातों से लग रहा है कि यानी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज हैं आपकी अपनी लाइफ के लिए. करनी पड़ती हूँ, वो करनी पड़ती, मतलब उसको मैं अगर आपको बहुत एक उसको एक छोटी सी एग्जांपल दूँ, मेरा नहीं ख्याल हार्डली पिछले 7-8 सालों में जब मैंने यहाँ पे अभी तक मुल्तान में, हार्डली मेरे ख्याल से आई कैन रिमेंबर कि 1 या 2 दफ़ा हुआ है कि किसी ने मेरा मोबाइल मेरे हाथ में क्लिनिक में देखा होगा, वरना अदरवाइज इट्स ऑलवेज ऑन डू नॉट डिस्टर्ब. उसको मैं डू नॉट डिस्टर्ब पे करके वो ड्रॉर में होता है, मुझे नहीं पता कि वो रिंग हो रहा है नहीं हो रहा है. माई फैमिली नोज के जी, क्योंकि एट दैट पॉइंट इन टाइम जो मेरे सामने बैठे हुए दे आर इम्पॉर्टेंट. उस वक्त हर चीज़ साइड पर है. माई फैमिली नोज कि अच्छा जी अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी है तो उनके पास हॉस्पिटल्स के नंबर हैं. इफ़ देयर इज़ एन इमरजेंसी कॉन्टैक्ट मी ओवर देयर. अंडे, डबलोटी, आलू, प्याज, टमाटर लेकर आने, उसके लिए आप मुझे जस्ट लीव अ टेक्स्ट मैसेज. वो ये कि मैं वो देख लूँगा. और अमूमन ये होता है कि बाय द टाइम आई गेट फ्री, बीच में टाइम बीच में मिलता रहता था, डू चेक मैसेजेस, उसके रिप्लाई भी कर देते हैं. फैमिली की तरफ से कोई आया हुआ था उसको भी कर देते हैं. एंड वंस आई एम होम, आई गेस फील्ड ऐसी है साइकेट्री के, इसमें एज सच कोई जिस तरह इमरजेंसी मेडिसिन होती है या ऑर्थोपेडिक है, उस तरह की इमरजेंसीज नहीं होती. तो ऑब्वियसली लॉट ऑफ थिंग्स हम कर, एटलीस्ट आई फील मैं कर सकता हूँ कि अगर मैं एक दफ़ा घर चला गया हूँ तो दे नो कि जी ये विंडो पीरियड है, ये टाइम फ्रेम है कि जिसमें आप मुझे कोई भी टेक्स्ट मैसेज या कोई भी इमरजेंसी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी. उसके बाद दैट विंडो इज़ क्लोज एज वेल, क्योंकि अब मैं फिर घर पर हूँ. आई गेस एज अ फील्ड आई कैन डू दैट. मे बी इफ़ आई वॉज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन या न्यूरो सर्जन तो आई डेंट हैव that luxury, लेकिन as a psychiatrist I have that and I utilize that पूरी. अच्छा, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम इनिशियली भी डिस्कस कर चुके हैं, और हमारा दिमाग एक ऑर्गन है, हमारी आइज़ भी ऑर्गन है, हमारे हाथ, हमारी टांगें, हमारा मैदा, हमारा जिगर, हमारी किडनी, ये सारे
ऑर्गन्स। हमारी किडनीज जब थोड़ा सा ऐसा परफॉर्म करने लगती हैं कि इंडिकेशंस आती हैं कि बस ये अब हो रही हैं ख़राब, तो डॉक्टर साफ कहता है कि जी आपकी किडनीज हो रही हैं ख़राब। उसमें स्टिग्मा और शेम इन्वॉल्व नहीं होता। डायबिटीज़ वाले को ठीक है, मैं टाइप 1 डायबिटिक हूँ इन द लेट 1980s, स्टिग्मा बस इस हद तक था कि जब सिर्फ 1-2% लोगों को डायबिटीज़ हो तो ज़रा बताते हुए एक होती थी झिझक, लेकिन लोग एक्सेप्ट करते थे, अच्छा डायबिटीज़ हो गई, अल्लाह सेहत दे, या इस किस्म के अल्फाज। ऐसा क्यों है कि जब हमारा ये वाला ऑर्गन ख़राब होता है तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, और डॉक्टर इस आराम से नहीं कह सकता कि आपका दिमाग ख़राब हो गया। ये तो आराम से बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए डॉक्टरों को कभी भी, किसी को भी। और ये इस तरह हो गया। अगेन उसमें देखें, अगर थोड़ा सा मैं इसको और जो है ना एलैबोरेट करते हैं, अगर आप थोड़ा सा कुछ अर्से पहले जाएं तो देवर सर्टन वर्ड्स के जो यूज़ होते थे टू कैटेगराइज सर्टन टाइप ऑफ पीपल या चिल्ड्रन। जैसे एक वर्ड था स्पेशल, ठीक है, अब वो एक उन्होंने टर्म कॉइन की थी फॉर अ वेरी स्पेसिफिक रीज़न, ठीक है। अब वो इतनी हमने उसको अब्यूज़ किया और हमने उसको इतना मिसयूज़ किया कि वो एक क्या कहना चाहिए उसको, आई शुडंट यूज़ द वर्ड, लेकिन वो एक तरह से एक बैड वर्ड बन गया। टैबू सा ये हो गया कि स्पेशल के साथ। अब उसको उन्होंने फिर उसको चेंज करके अब वो उसको कभी वो डिफरेंटली एबल कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, यू नो, जस्ट टू आइडेंटिफाई। मेरा हमेशा से उसमें एक आर्गुमेंट ये रहता है। कौन सा? वो मतलब इट वाज प्रीटी मच लाइक, आई शुडंट बी सेइंग दिस, लेकिन वो एक तरह से गाली सी बना ली थी लोगों ने। बताया तो सही ना जी। कि मतलब वो एक दूसरे को कह दिया करते थे कि यार ये तो स्पेशल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो इस तरह का वो एक उसको यू नो एक सिंपल वर्ड जो है टर्न आउट टू बी अ जोक, ठीक है, जबकि वो कुछ सर्टन पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए किया गया था। पर्सनली इफ़ यू आस्क मी, आई ऑलवेज फील कि अभी भी जो ये इस तरह की टर्म्स है ना, कि हम किसी को डिफरेंटली एबल कह रहे हों, हम किसी को स्पेशल कह रहे हो, कुछ भी कह रहे हो, अगेन एवरीबडी इज़ बॉर्न विद देयर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, ठीक है। अगर हम किसी एक बच्चे को या किसी एक बंदे को हम डिफरेंटली एबल लेबल कर रहे हैं, सो हम उसको एक, क्योंकि हमें ये लगता है कि हम एबल हैं, वो हमसे डिफरेंट है, तो इसलिए वो डिफरेंटली एबल है। सो मे बी इफ़ यू आस्क द अदर पर्सन, तो चाहे वो 1000 में एक होगा, उसके नज़दीक वो ही इज़ द राइट पर्सन, और बाकी ये 999 जो ये डिफरेंटली एबल्ड मैं है। आपसे इस बात में बिल्कुल एग्री करता हूँ कि, और अजीब सी बात है, मैं भी ये बात सोचता हूँ कि ऐसे लोगों को अलग नहीं समझना चाहिए, उनको जो एक अगर माशरे की एक स्ट्रीम है, एक मेन स्ट्रीम है, उसका हिस्सा बना देना चाहिए, लेकिन उनको डिनाइल में नहीं रहना चाहिए कि हम आम लोगों की तरह। अब आपने देखा कि जिस तरह मुझे हकलाहट है, मुझे स्टैमरिंग है, मैं ओपन हूँ इसके बारे में, लेकिन आई ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। मैं ये नहीं कहता कि मेरे कुछ स्पेशल राइट्स हैं, बिकॉज राइट्स कभी भी काम नहीं करते। राइट्स आपको देकर एक तरफ कर दिया जाता है। मैंने जो एक देखा है, मैंने एक हिस्ट्री जो पढ़ी है दुनिया की, तो वो नहीं, लेकिन देखें, एक आदमी आपके पास आया और उसको हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसको एंजाइटी के इश्यूज रहते हैं। आप उसको एटलीस्ट ये तो बताएंगे ना कि भाई दीज कंडीशंस आर फॉर यू, तुम इन कंडीशंस में काम कर सकते हो और इसमें काम नहीं कर सकते, तुम्हारी नींद अहम है या तुम्हारी नींद अहम नहीं है, इस किस्म की बात। लेकिन अगर हम उसको कोई स्पेसिफिक नहीं देंगे वर्ड, और उसको बताएंगे नहीं कि तुम्हें ये बीमारी है, तो वो फिर कहते किस तरह से करेगा सर? अब वो अपने राइट्स को या अपनी लिमिटेशंस को कैसे क्लेम करेगा? उसमें इसको थोड़ा सा ना, मैं मेरे ख्याल से इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में एक आंसर करने की कोशिश करते हैं। देखें, एक जब भी कोई कंसल्टेशन के लिए हमारे पास आता है, ठीक है, देयर इज़ ऑलवेज, आप कभी हॉस्पिटल्स में जाएं तो आपको जगह जगह लिखा हुआ नज़र आएगा राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ पेशेंट, ठीक है। उसमें कुछ उनके राइट्स हैं, कुछ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो राइट्स में एक उनका बेसिक राइट ये है कि अगर वो किसी भी डॉक्टर के पास गए हैं, सो दे हैव द राइट टू नो कि उनके साथ हो क्या रहा है, ठीक है। अगेन ये डॉक्टर टू डॉक्टर, पर्सन टू पर्सन, प्रोफेशन टू प्रोफेशन वेरी कर सकता है कि किस तरह हम वो कम्युनिकेट करते हैं कि क्या हो रहा है। मैं सिंपलेस्ट एग्जांपल
साइकेट्री के देता हूँ कि जिस तरह आपने वो एंजाइटी की दी। अब लोग जब हमारे पास आते हैं दे कम विद प्रॉब्लम्स बेसिकली कि जी मुझे ये हो रहा है, मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, एकदम से मेरा मुंह खुश्क होने लग जाता है, मुझे ये हो जाता है। अब उनको ये कंप्लेंट्स हो रही हैं, वो ये कंप्लेंट्स लेके मिसाल के तौर पे मेरे पास आए या किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास गए। अब उसमें हमारा एज अ साइकेट्रिस्ट या एज अ डॉक्टर जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम क्या कर रहे होते हैं, उसके बाद एक चेन ऑफ क्वेश्चनिंग शुरू होती है, ठीक है, जनरली। अब वो जो क्वेश्चनिंग स्टार्ट होती है वो बेसिकली लोगों को ये लगता है कि हम ऐसे ही कर रहे हैं क्योंकि मेरा दिल जा रहा है आज सवाल को पूछने को तो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, वो इस तरह नहीं होता। साइकेट्री या साइकोलॉजी में जितनी भी डायग्नोसिस हैं दे आर ऑल क्लिनिकल बेस्ड, और वो उसके वो सर्टन डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज हैं। जैसे मेनली जो इसमें यूज़ होते हैं ज़्यादातर कंट्रीज़ में जो यूज़ होते हैं वो ICD-10 होते हैं। ICD-11 आ रही है अब अमेरिका और क्या नाम है उसका, कनाडा में जो है वहाँ पे यूज़ जनरली होते हैं DSM-5 है। अब साइकोलॉजिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड ज़्यादातर DSM-5 यूज़ करते हैं। वो सिंपलेस्ट एग्जांपल है कि नाक आप यूँ पकड़ें, हाथ घुमा के पकड़ें, पकड़ आप नाक ही रहें, लेकिन वो थोड़ी सी उसमें टर्मिनोलॉजीज़ और वो एक्सप्लेनेशन डिफरेंट हो जाती है। अब मुझे अगर किसी ने आके ये बताया कि जी मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो अब उसके बाद जो मेरी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग स्टार्ट हुई है वो बेसिकली वो उस एंजाइटी के जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं उसको रूल आउट करने के लिए हुई है कि कौन सी मोस्ट लाइकली है, कौन सी लीस्ट लाइकली है, कौन से ज़्यादा हो रहे हैं, क्या हो रहा है। एक तो ये जनरल जिसको हम लोग अपनी साइकेट्री में कहते हैं कि ये मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करते हैं हम कि क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। साइकेट्री में स्पेसिफिकली जो ज़्यादा कॉमनली एक मॉडल यूज़ होता है फॉर ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट, उसको हम बायोसाइकोसोशल मॉडल कहते हैं। आपने जो मुझे सिम्टम्स बताए वो तो मैंने नोट डाउन कर लिए। अब उसको वो स्टार्ट किस तरह हुए, उसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं, जेनेटिकली फैमिली का बैकग्राउंड किस तरह का था, किस तरह की अपब्रिंगिंग आपकी हुई, फैमिली में किसी और को डिसऑर्डर नहीं है या है नहीं है, वो उसमें फिर एक बायोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं, उसी के साथ ही साइकोसोशल आते हैं। तो अगेन हर उसके लिए जो हम मैनेजमेंट प्लान बना रहे होते हैं, तो एक तो हम ईटियोलॉजी का कि वो ईटियोलॉजी का कि मतलब कि स्टार्ट किस तरह हुई, उसके बाद हमने अब उसकी ट्रीटमेंट किस तरह करनी है, और हमने उसको आगे दोबारा से उसका रीलैप्स होने से किस तरह बचाना है। तो ये बेसिकली 3 उस पर होते हैं। बताएं किस तरह हम, जिस तरह जो आपने वो सवाल किया जहाँ से मैंने वो स्टार्ट किया था कि पेशेंट्स के राइट होते हैं, उसमें एक 2 चीज़ें आती हैं। एक जेनरिक कंसल्टेशन में कि जब भी आप बीइंग अ साइकेट्रिस्ट, में ये साइकेट्री की बात करता हूँ कि जब भी आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो उस कंसल्टेशन के 2 मेजर पार्ट्स हैं जहाँ पे जो फिर आपके राइट्स हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो हो गई कि आपने अपनी वो हिस्ट्री वगैरह दे दी और मैंने वो सब कुछ कर लिया। उसके बाद जो 2 मेजर पोर्शन आते हैं, एक आती है जिसको हम कहते हैं साइको एजुकेशन, और एक आता है इन्फॉर्म्ड डिसीजन। साइको एजुकेशन ये है कि आपने मुझे अपनी शिकायत बताई, उन शिकायत की रोशनी में मैंने आपकी एक थॉरो जो है वो डिटेल्ड इंटरव्यू किया, सब कुछ किया, और उसके बाद मैंने अपना इंप्रेशन आपके साथ शेयर किया कि मुझे मोस्ट लाइकली ये लग रहा है कि आपने जो ये सिम्टम्स बताए, जो अलामात बताई, उसके हिसाब से ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ये हमारी एक तरह से एक प्रोविजनल डायग्नोसिस है, ठीक है। फेवर क्योंकि आपकी अलामात ये ज़्यादा लग रही हैं तो इसलिए मैंने ये वाली, मिसाल के तौर पर कि जी आपकी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की अलामात ज़्यादा लग रही तो मैंने जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की है। बीच में कहीं कहीं पैनिक भी आप कर जाते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, वो क्राइटेरियाज मीट नहीं कर रहा, तो समवेयर डाउन द लाइन में पैनिक को कंसिडर ज़रूर करूँगा, लेकिन मैनेजमेंट में इतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा, तो लेट्स पुट इट असाइड फॉर अ लिटिल वाइल। तो एक तो साइको एजुकेशन ये है कि जहाँ पर हम उनको पूरी तफसील से वो उनको ये समझाएं कि ये हो क्या रहा है आपके साथ, आपके तो वो सिम्टम्स थे, उसके पीछे वो ट्रिगर किस तरह हो रहे हैं, क्या क्या उसकी रीजंस हो सकती हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल है, चाहे वो बस हो गए, वो चीज़ें एक्सप्लेन करें। फिर उसके बाद आगे जो अब मैनेजमेंट में जो पार्ट आता है, जिस तरह मैंने कहा कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन, जनरली हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हम डॉक्टर के पास गए, वो हमें एक दवाई लिखेगा, प्रिस्क्रिप्शन पकड़ाएगा और हमारी जान छुट गई। ऐसा होता नहीं है। मतलब अगर आप मेडिकल एथिक्स की बात करें तो उसमें जो एथिकल प्रैक्टिसेस हैं उसमें इन्फॉर्म्ड डिसीजन जो है इट्स मतलब बैकबोन आपके किसी भी, मतलब एंजाइटी वाली ही एग्जांपल लेते हैं। अब मेरे पास आया, कोई भी आया, एडल्ट है, चाइल्ड है, एंजाइटी डायग्नोस हो गई है, अब उसके जो आगे ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं ये उसको बताना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छा जी ये आपके सिम्टम्स हैं। मेरे हिसाब से मतलब मेरा जो एक जनरल तरीकाकार होता है उसमें मेरा फर्स्ट क्वेश्चन विच आई आस्क इज कि आपको टैबलेट लेने में आसानी रहती है, सिरप पीने में आसानी रहती है कि कैप्सूल लेने में।
अगर कोई सिरप कह देता है तो मैं उसको ये भी बताता हूँ कि इसका फ्लेवर कड़वा है, इसका फ्लेवर ज़रा टेंजी सा होगा, इसका फ्लेवर स्ट्रॉबेरी सा होगा, सोच लें। अगर कोप अप कर सकते हैं तो ठीक है, कैप्सूल है, उसके बाद ये है। ये अब क्यों कर रहे हैं कि हम ये उनको हेल्प आउट कर रहे हैं टू चूज़ द मेडिकेशन फॉर देमसेल्व्स। उन्होंने अगर कैप्सूल चूज़ किया तो मुझे पता है कैप्सूल में कौन कौन सी आती हैं, उनको लेने में कौन सी आसानी रहती है। बाज़ बच्चों को सोलिंग में इशू हो रही है तो उनके लिए सिरप है, सिरप में हमारे पास लिमिटेड मेडिकेशंस आ गई, तो हम उसके हिसाब से फिर जो भी मेडिकेशन हम चूज़ कर रहे हैं उसका ग्रुप, उसके इफ़ेक्ट्स, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स, उसके शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स, कितना टाइम लेगी, क्या नहीं लेगी, ये सारी चीज़ें आपको ये उनको बतानी पड़ती हैं। अच्छा, इसमें जो आपकी बात है इसमें मुझे ये एहसास हो रहा है कि आपकी तरफ से जो है वो तो पूरा मतलब एक तरह से जैसे क्राइटेरिया डेवलप्ड है और एक एज अ डॉक्टर और आप हर चीज़ उनको बता रहे हैं और पूरा ख्याल भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि एक जो पेशेंट है उसको चले अपने राइट्स भी अगर पता चल जाए तो उनके जो फ़राइज़ बनते हैं, मतलब आपको भी पता होगा कि यूजुअली ऐसे ही होता है ना कि इंसान पहले एक शिकायत के साथ आता तो पता चलता है पीछे ये भी हुआ था, फिर ये भी हुआ था। तो उसके बारे में कैसे एजुकेट करें लोगों को कि अगर आपके घर में ये मसाइल आ रहे हैं तो आपने किस तरह से जाके पूरी इन्फॉर्मेशन में बात करनी है? उसमें देखें बहुत सी दफ़ा में ना बाज़ औक़ात तो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं कि जिसमें आपको फ़र्स्ट कंसल्टेशन पे ही जिसको आपको टैकल करना पड़ता है। जिस तरह अब्दुल हक भाई ने मुझसे वो बीच में वो सवाल किया था कि जी आप वो चाइल्ड एंड एडोलेसेंट देखते हैं तो उनके पेरेंट्स भी होते हैं। अब बहुत सी दफ़ा में बच्चे की कंसल्टेशन रोक के उसको बाहर बिठा के मुझे पेरेंट्स के साथ बात करनी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि मुझे नज़र ये आ रहा है कि जो भी बच्चे के साथ हो रहा है वो प्राइमरीली उसके होम एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है, या वो पेरेंटल जो भी पेरेंट्स के इंटरपर्सनल इश्यूज़ हैं या व्हाट्सएवर जो भी हो रहा है। सो अभी बजाय इसके कि हम बच्चे के साथ काम करें, मे बी शायद इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम पहले पेरेंट्स के साथ काम यहीं करें। पे ही यही वाला सवाल असल में जो मैं उठाना चाहूँगी वो यही है कि देखिए अगर जिस तरह से ये बता रहे थे कोई भी ऑर्गन है, किसी की किडनीज के साथ इशू है उसके पूरे घर को नहीं ठीक करना होता यूजुअली, ठीक है ना, या किसी को कोई भी बीमारी हो जाती तो वो पूरी फैमिली नहीं इन्वॉल्व हो रही होती। लेकिन ये एक ऐसा फिर वो उसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उसमें भी इन्वॉल्व होती हैं फैमिलीज। मिसाल के तौर पे एक घर में अगर रोज़ पकता था खाना और उसके ऊपर कहते घी की इतनी तय होती थी। आजकल इतना है कि अगर हार्ट का मसला हो गया ना तो पूरे घर पे एक होता है कि यार घी कम कर दें। हमारे इस वाले अगर रिश्तेदार को, हमारे अब्बा जी को, अम्मा जी को ये इशू हो गया तो अब हमें भी एहतियात करनी है। पूरा घर उस वाली स्कीम में शामिल हो जाता है। मिजाजन जो काम है आपको ये नहीं लगता कि इट इज़ मतलब ये थोड़ी सी डिफिकल्ट फील्ड है? उसमें अगेन वही वाली बात देखें, एक फ़िज़िकल जो चीज़ हो रही है ना, अगर किसी को कार्डियक इशू हो रहा है, आप जो एग्जांपल दे रहे हैं एग्जैक्टली यही मेरे घर में हुआ था जब माय फादर वाज डायग्नोस्ड कि जी उनका वो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है और एंजियोप्लास्टी ये सब कुछ होना है। एवरीथिंग चेंज, मतलब वो हमारे घर में निहारी भी जो है ना वो पानी में बगैर मसालों के ऐसी पकती थी कि मज़ा आ जाता था। लेकिन अब वो एक पूरा लाइफस्टाइल चेंज हुआ। अब क्या होता है कि कुछ जो ये फिज़िकल इलनेसेस हैं वो हमें नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, मेरे हाथ में फ्रैक्चर हुआ हुआ है, एवरीबडी विल सी कि मेरे हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ है, उनका एकदम से ही मेरी तरफ जो है वो एटीट्यूड बदल जाएगा। वही मैं अगर किसी रूम में अपने आप से बातें करता हुआ, इधर से उधर उंगलियां हिलाता हुआ और कुछ करता हुआ आऊँगा, बाल मेरे बिखरे हुए हैं, कपड़े मेरे अजीब गंदे से हो रहे हैं, तो एकदम से वो हमारा एक होगा कि ये पता नहीं क्या चीज़ है। और मतलब वो यहाँ पर मुझे बताएं कि इस वाले स्टिग्मा की, इस वाले इशू की रूट्स और हिस्ट्री क्या है? बिकॉज आई एम श्योर आपने अपनी स्टडीज़ में ज़रूर पढ़ा होगा। रूट्स और हिस्ट्री है क्या? ये स्टिग्मा स्टार्ट कहाँ से हुआ? मैंने तो नहीं सुना कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ये चल रहा है। ये डेवलप कहाँ से हुआ है? क्योंकि अब देखिए अगर हम बात करें साइकोसिस की, जिस तरह से वो हाथ हिलाता हुआ आ रहा है, इस तरह से कोई बच्चा भी कर रहा हो ना तो हम पॉइंट आउट नहीं करते। मतलब या अगर उसके इलाज के लिए जाएंगे तो बिल्कुल ही उसको साइड पे कर देंगे कि ये तो सोसाइटी में ऐड ही नहीं हो सकता, या फिर उसको अहमियत ही नहीं देंगे इस बात को। एग्जैक्टली उसको वो पिन पॉइंट करना हिस्ट्री को कि जी कहाँ से स्टार्ट हुआ, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आई गेस उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो कल्चरल भी आ जाती हैं। मैं आई एम जस्ट शेयरिंग माय ओन ओपिनियन। मैं जब इस वाली फील्ड को थोड़ा स्टडी करना शुरू किया तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये पाकिस्तान इंडिया का ये होगा। ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पे इसकी बात आती है लोग
कहते हैं कि नहीं हम बताएंगे नहीं, इलाज कर हम ज़रूर करवाएंगे, पता किसी को नहीं चल रहा है चाहिए। एग्जैक्टली वो ये बिल्कुल होता है। और मतलब ख़ास तौर पे अगर कोई somebody इज़ एट अ वेरी मतलब इन अ वेरी कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तो वहाँ पे तो ख़ास तौर पे वो बहुत ज़्यादा होता है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफाइन एक्चुअली। मतलब कि वही वाली बात है कि स्टिग्मा के ऊपर आप पॉडकास्ट और आप लेक्चर्स और सेमिनार्स क्या कुछ करवा लें, समहाउ कुछ चीज़ें मेरे ख्याल से वो ठीक है, उसमें कुछ हमारी कल्चरल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है टुवर्ड्स थिंग्स, कुछ उसमें मेरा ख्याल से कुछ हमारी वो रिलीजियस आ जाती हैं, कुछ हमारी वो मैं जनरली हर जगह की बात कर रहा मैं हूँ। आपको एक बात बताऊं कि अमेरिका और यूके और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी वहाँ पर लोग अल्कोहल तो पीते हैं, बट दे डू नॉट वांट टू बी कॉल्ड अल्कोहलिक। एग्जैक्टली और वो उसको अच्छा भी नहीं समझते अगर आप ड्रंक होते हैं तो वो बिल्कुल। तो वो बिल्कुल अपनी जगह है। देखिए अगेन कुछ चीज़ों का सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। जैसे अगर ये ड्रंक होने की हम एग्जांपल लें, उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ रहा होता है कि अगर वही ड्रंक बस में होगा तो ही विल मिसबिहेव, बहुत सारी चीज़ें वो कर सकता सही है। हो गया। देखिए अगर हम ड्रंक की ही बात कर रहे हैं, देखिए वो तो एक सब्सटेंस की वजह से चलो हो रहा है, दिमागी मसाइल के साथ भी वही वाले बॉडी लैंग्वेजेस होती हैं, वही वाले सारे काम चल रहे होते हैं। तो हमारा जो एक है इशू वो ये है कि मैं कहूँगी इंसानियत का ही शायद अलमिया बन गया हुआ है कि अगर इलाज करवाना है और कुछ कहीं गलत हो रहा है ना, तो मुझे लगता है कहीं कहीं या तो सही का क्राइटेरिया डिफाइन नहीं है या फिर गलत हमने क्लियर नहीं किया हुआ। यानी हम क्यों नहीं अपना पाते इस बात को कि इस चीज़ को भी इलाज चाहिए और इसमें हम ना महसूस करें शर्म कि जिस तरह से मेरे बुखार के लिए मुझे गोली चाहिए उस तरह मुझे अपने मूड मिजाज के लिए भी गोली चाहिए। ट्रू। उसमें आई गेस एक तो वो चीज़ आ जाती है कि वो थोड़ा सा जहाँ पे ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की बात आ जाती है, वो थोड़ा से हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि अगेन वही वाली बात कि अगर मेरी टांग में फ्रैक्चर हुआ है तो एवरीबडी विल मेक श्योर कि आई एम कंफर्टेबल। ठीक है, काबिले हमदर्दी भी होता है हाँ, इंसान। और वो हम उसको मतलब उसको हम चाय भी ला के देंगे, उसको पानी भी पिलाएंगे, सब कुछ उसके लिए करेंगे। वही अगर मुझे डिप्रेशन हुआ है और उसमें जो है मेरे अंदर ये हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं उठूं, मैं पानी पीऊं, मैं कुछ करूं, और मेरे अंदर वो ना विल डेवलप हो रही है, ना वो स्ट्रेंथ है, ना वो इंटरेस्ट है, स्किल तो वैसे भी नहीं है हमारे पास। तो वो हमें ये हर दफ़ा जो हमारे पास, क्योंकि अगेन वो हमारी कंफर्ट जोन से बाहर है, तो हमें वो हमेशा से वो एक ही लफ्ज़ सुनने को मिलता है कि जी ये ड्रामा हो रहा है। है ना, उसमें कहते हैं नहीं ड्रामा बिल्कुल नहीं है, असल में ये हो इसलिए रहा है कि तुम अल्लाह से दूर हो गए हो। या फिर मैंने कई लोगों को ये मेरे से बात करते हुए जब भी अपनी को बात करते हैं तो कहते हैं कि मेरी आपकी शायद विल पावर अच्छी है और मेरी शायद विल पावर अच्छी नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कर सकती या ये मैं नहीं कर सक रहा। तो हमें जो हमने जो पढ़ा और जो हमने समझा है, अब उसमें बताइए कि हमने तो ये सीखा कि विल पावर तो एक टाइम पे आके कमज़ोर हो जाती है। स्किल को स्ट्रॉन्ग करो, शार्पन द सॉ वाला काम करो, स्किल अच्छी करो। उस स्किल के लिए भी तो फिर उतनी ही हमदर्दी चाहिए होगी जो प्लास्टर वाले को चाहिए, बिल्कुल और वो ऐसे ही- हेल्प भी उतनी ही चाहिए। बिल्कुल तो ऐसे ही पर्सनली अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, सो आई पर्सनली फील कि ये जो विल पावर है ना, दिस इज़ वेरी मच ओवररेटेड इन आवर सोसाइटी, या बल्कि हर सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि जहाँ पे हमें जो चीज़ हम नहीं कर पा रहे ना, जब हमने वो अगले से करवानी है तो हम उसको कहते हैं विल पावर इस्तेमाल करो। अगेन ये प्लास्टर वाली एग्जांपल तो मैं दे के पता नहीं कितनों को थक गया अब तक, कि अगर मेरी टांगों में प्लास्टर बंधा होगा, कोई मुझे आके ये नहीं कहेगा कि विल पावर इस्तेमाल करो और फुटबॉल खेलते हैं। बिल्कुल कोई भी नहीं कहेगा, कोई कभी नहीं कहेगा, कभी भी कोई नहीं कहेगा कि विल पावर इस्तेमाल करो, उठो फुटबॉल खेलो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। वही अगर मैं एक जगह कोने में बैठा हुआ हूँ, रो रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ, कुछ हो रहा हूँ, वहाँ पे विल पावर होगी। सो अगेन उसमें आई गेस वो कुछ हमारे कंफर्ट जोन, कुछ हमारी अपनी डेफिनेशंस आ जाती है। दूसरा जिस तरह वो अब्दुल हक साहब ने वो कहा कि रिलीजन का, आई विल नॉट गो मच इनटू डिटेल्स, क्योंकि वो जो है ना वो असल में अजीज भाई ये आवाज़ मैं कोई इधर उधर से नहीं सुन के, मुझे तमाम उम्र यही बताया गया। डायबिटीज़ हुई, फिर हकलाहट, एंड आफ्टर दैट मुझे कहते एडिक्शन इन अ रिलीजियस फैमिली, एडिक्शन। सो मुझे सारी उम्र यही बताया गया है कि कुछ अल्लाह ताला से आपकी कहते कुर्बत कुछ ठीक नहीं बैठ। या फिर कहीं कोई खानदान के गुनाह, मेरा गुनाह भी हो सकते हैं और किसी के भी, बड़े के भी गुनाह हो सकते हैं जो माँ बाप के दाएं बाएं, तो वो यार एक चीज़ ये है कि अगेन वही वाली बात कि अगर मुझे कार्डियक इशू हुआ है, वो ईसीजी में पिक हो जाएगा, उसके टेस्ट हो जाएंगे, मुख्तलिफ टेस्ट से उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मुझे रीनल इशू हो गया, वो टेस्टों से आइडेंटिफाई हो जाता है। जो मेडिकल फील्ड में जो ज़्यादातर जो डायग्नोसिस हैं वो सारी बेस्ड हैं, इन्वेस्टिगेशन बेस्ड हैं। साइकेट्री साइकोलॉजी में जितनी डायग्नोसिस हैं वो इंटरव्यू बेस्ड हैं।
मतलब उसमें हम ये देख ये सकते हैं, तुक्केबाजी तो नहीं है? नहीं तुक्केबाजी नहीं, वो पूरी नहीं, गाइडलाइंस होती हैं, सारा वो इतनी मोटी किताब है, नहीं, वो वैसे ही कहने पूरी में पूरी क्या अर्थ था? नहीं मैंने ये कहा लगता कि- है, वो अक्सर लोगों को यही लगता है कि बस हाँ, आज तुक्का दिल लगा कर रहे हैं ना। तुक्का लगा रहे हैं, मैंने वो ये तुक्का इसलिए हरगिज कहा नहीं है लग रहा होता। कि यूजुअली जब आप किसी से कंफर्ट करने के लिए बात करना शुरू करें ना, तो उसको मतलब लोगों को ये इम्पैक्ट आता है कि ये किसी स्ट्रक्चर के थ्रू नहीं कर रहे होंगे, ये नहीं तो नहीं, ऐसे वो ऐसे बड़ा पूछे जा रहे हैं वो हमसे। बड़ा स्ट्रक्चर्ड होता है, वो एट द एंड ऑफ द डे हो ये जाता है उसमें कि विद टाइम, विद एक्सपीरियंस, विद एक्सपर्टीज, वो शायद हर लोगों के लिए जो है ना वो एक बिल्कुल उनका एक अपना स्टाइल बन जाता है। मतलब अगर आज मेरे पास कोई आए तो मेरा एक स्टाइल ओवर द ईयर्स बन चुका है, अब मैं उसी स्टाइल से स्टार्ट करूँगा और होते 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 मैंने उसी तरह एंड करना है। बाज़ लोगों का उसमें बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। रिलीजन का जो है ना, देखें, रिलीजन इन एवरी सोसाइटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोटेक्टिव फैक्टर्स अगेंस्ट मैनी थिंग्स, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसका मतलब ये हुआ दिल भाई कि रिलीजन जिस तरह आप कह रहे थे बहुत उसके होते हैं फ़ायदे, और रिलीजन के हमेशा ही से रहे हैं फ़ायदे, लेकिन ये एक सेट ऑफ लोग कुछ और जो लोग हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए भी इट्स अ टूल। वो इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि वी कैन नॉट एक्सप्लेन दैट ना, कि ये हो क्यों रहा है। अब देखिए, मैं मत- आपको पसंद नहीं करता अगर, फिर मैं कहूँगा अदिल Your जो loss. आप हर वक्त एंग्जाइटी में रहते हैं ना, परेशान रहते हैं ना, ये मुझे देखिए मैं कैसे रहता हूँ। मैं हमेशा अच्छे मूड में होता हूँ, ये अल्लाह से राब्ता है, आपका राब्ता नहीं है। आप कहेंगे अब क्या मैं करूँ, आप ऐसा करें कि आप मुझे रोज़ की बुनियाद पर 50,000 रुपये देना शुरू कर दें, एक अल्लाह वाला रहता है उसको देता हूँ तो वो आप ठीक हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में उस किस्म की कहानी होती है। मेरे ख्याल में इस वाले टॉपिक में और ना बढ़े। बहुत कुछ होता है सर, मैं इसीलिए मैंने कहा ना कि ये इस तरह का टॉपिक है कि वी विल नॉट ड्वेल इनटू फर्दर डिस्कशन इनटू दैट। लेकिन हाँ देखें, रिलीजन अपनी जगह प्रोटेक्टिव फैक्टर भी है, लेकिन एक सिंपल सी बात है ना कि ये साथ रिलीजन में बीइंग मुस्लिम हमारा एक बड़ा क्लियर फेथ है कि जो भी मुश्किल आ रही है, जो भी बीमारी आ रही है, वो अल्लाह ही की तरफ से आनी है और उसी ने उसका इलाज भी करना है। ठीक है, हाँ उसके सबब इख्तियार करना मेरे कंट्रोल में ज़रूर है। मतलब इस कमरे में हम लोग बैठे हुए हैं, कोई मच्छर आया, उसने आपको भी काट लिया, मुझे भी काट लिया, डेंगू मुझे हो गया, आपको कुछ नहीं हुआ, तो अब इसमें ये कसूर नहीं है कि जी मैंने जो है वो नमाज रोज़ा छोड़ा हुआ है तो इसकी वजह से मुझे डेंगू हो गया, आप नमाज रोज़ा पढ़ते करते थे तो इस वजह से हो गया। कुछ इलनेसेस बस इलनेसेस हैं। यही बात है ना कि देखें, जो हमारे कई रिलीजियस स्कॉलर्स हैं जिनके मैं हैरान होती हूँ उस पर कि उनकी फैमिलीज़ में जब डिप्रेशन आया है और उनके उसमें नज़र आया कि हाँ जी उनके उनके औलाद में भी हो सकता है, उनके ख़ानदान में भी किसी को डिप्रेशन हो सकता है, उसको फिर हाइड करते हैं, वो ताकि ये ना फाइट क्यों किया जाए? मतलब शेम बेस्ड बिहेवियर आखिर क्यों है? जिस तरह से आपसे मैं इसमें ये एक बात मिसाल देना चाहूँगी कि कुछ एडिक्ट्स मतलब उनका इलाज चल रहा था, उसके बारे में एक सेशन होता है वो हो रहा था, तो वो ये बात मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी हालत कुछ ख़राब है। अब हालांकि जो उनकी कंडीशंस थी और जो उनके साइकोसिस के कंडीशंस थी वो तो ऐसे ही है जैसे किसी को वेंटिलेटर पे डाला हो। तो ये हमारे यहाँ क्या एजुकेशन की कमी है या हमारी हटदर्मी है कि हम सीखना नहीं चाह रहे हैं? नहीं, एक्चुअली इट्स द फिनोमेना द वर्ल्ड। मैं इंसानियत की बात कर रही हूँ। अमेरिका में 80% लोग, उनको पता होता है एडिक्शन है, बट दे वुड नॉट गो टू अ रिहैब। उनको खौफ होता है कि हमारे साथ एक चीज़ अटैच हो जाए। अच्छा, और आप भी महसूस करते होंगे जो एडिक्शन की इशू आता है वो उसमें पूरी फैमिली के ही एडिक्टिव बिहेवियर्स होते हैं। कमज़ोर तरीन जो है वो कोई ना कोई सब्सटेंस यूज़ कर रहा होता है, सिंपल। देखिए वही वाली बात है ना कि वो अक्सर मे बी शायद आई डोंट नो इट्स द राइट टर्म टू यूज़ और नॉट, लेकिन मे बी अ लॉट ऑफ टाइम्स जो जिसको हम कहते हैं ना उर्दू में कि हम किसी के कंधे पर रख के बंदूक चला देते हैं कि आइडेंटिफाई हम एक बंदे को कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक पूरा सिस्टम होता है कि जिसकी वजह से वो एक बंदे पर आके वो एक मतलब उसको अगर हम इसके जेनेटिक मॉडल में भी देखें या इटियोलॉजिकल मॉडल्स में भी देखें तो मोस्ट ऑफ द साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के बारे में कहा भी यही जाता है कि ओवर द ईयर्स वो एज डिसऑर्डर नहीं तो एटलीस्ट एज सिम्टम्स या एज ट्रेट्स कहीं ना कहीं फैमिली में रन कर रहे होते हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन होते होते किसी एक नस्ल में आके वो सामने आ जाते हैं। मैं इसको अगर मैं अगर अपने समझने के लिए बात करूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे जो एक फैमिली है वो पूरी एक बॉडी है और उसमें आप कहते हैं जनाब आपके जो वो गलत चॉइसेस थी उसका जो खमियाजा है आपकी किडनीज भुगतेंगी, तो उसमें कोई एक फैक्टर, एक पर्सन, 2% जो है उसका खमियाजा भुगत रहे होते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो सिर्फ वो ऑर्गन तो खराब हो रहा है लेकिन वो बॉडी की ही गलत चॉइसेस है ना। और अगेन देखिए हर चीज़ का इफ़ेक्ट, हर चीज़ मतलब हम
3 बंदे यहाँ बैठे हुए हैं, हम आज से जो है वो कर लेते हैं, एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम रोज़ सुबह निहारी पाए सीरी ये हम सब खाएंगे। ये कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, रूल ऑफ थंब नहीं है कि हम तीनों को कार्डियक इश्यूज़ या कुछ होंगे। कुछ लोग उसके लिए ज़्यादा ससेप्टेबल हैं, उनको हो जाएगा। कुछ यार को मुझे इन्वॉल्व ना करें क्योंकि मुझे ऑलरेडी हार्ट का इशू है, प्लीज़ मैं इस वाले उस पर नहीं आना चाहता। नहीं, मैं जनरली वैसे ही कह रहा हूँ, मैंने खिलानी भी नहीं है, टेंशन नहीं ले, मैं खुद भी नहीं अच्छा, खाता। मतलब आप नहीं खिलाएंगे मुझे यार, ऐसे ना करें अभी। देखिए, जो चीज़ मुझे अपने लिए नहीं पसंद वो मैं दूसरे के लिए भी पसंद नहीं करूँगा कभी। भी बताया था कि पानी में निहारी बनती थी, आप खाना चाहेंगे? अदील भाई खिलाएंगे तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो उसमें ये है, लेकिन अगेन उसमें कुछ चीज़ें जिस तरह हमने वो शुरू में भी बात की ना कि कुछ वर्ड्स हमारी सोसाइटी में या जनरली हमारे यहाँ एक रिवाज पा जाते हैं। अब आज मेरा कोई रिज़ल्ट आया, ठीक है, मेरा वो रिज़ल्ट मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं आया, तो अब मैं एक टर्म यूज़ करूँगा कि यार आज मैं बड़ा डिप्रेस हूँ, ठीक है। और अब वो एक टर्म जनरली, एक जो डिप्रेशन है ना, जो एक हमारी डे इन डे आउट हमारा मूड फ्लक्चुएशन है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। डिप्रेशन इट्सेल्फ एज अ डायग्नोसिस या एज अ बीमारी वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। और ये बहुत सी दफ़ा में होता है, क्लिनिकल सेटिंग्स में भी होता है कि लोग कह रहे होते हैं कि जी आप इनको कहें कि ये नमाज़ पढ़ा करे, ये किया करे, वो किया करे, वो होगा, बिल्कुल होगा, आई एग्री होगा। लेकिन बात यह है कि वही वाली मिसाल कि अगर मेरे फ्रैक्चर्स हुए हुए, आप मुझे कभी पुश नहीं करेंगे कि यार जाओ जाके फुटबॉल खेलो। इसी तरह जब कोई डिप्रेशन से फॉर एग्जांपल गुजर रहा होता है या कोई साइकोसिस में है, अब वो साइकोसिस बेसिकली क्या है कि वो आपकी अपनी अच्छा, उसमें कहते क्या होता है जो आप बता रहे हैं कंडीशन, इन्होंने भी जिक्र किया, आप भी मतलब इसके बेसिकली कहते अलामात क्या होती हैं साइकोसिस की? साइकोसिस देखें, बेसिकली हम जो भी जब भी हम डायग्नोसिस की क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं, अब डिप्रेशन हो गया, एंजाइटीज़ हो गया, ये थोड़े से आ जाते हैं मूड डिसऑर्डर्स में। बेसिकली जो डिप्रेशन, बाइपोलर, ये सारे आ जाते हैं मूड डिसऑर्डर्स हैं। ये एंजाइटीज़ जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट एंजाइटी डिसऑर्डर्स में आ जाती हैं। साइकोसिस बेसिकली इट्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। जिस तरह फीवर, बुखार जो है वो एक अलामत है। अब उसके नीचे बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं कि टाइफाइड का फीवर है वो बिल्कुल डिफरेंट है, डेंगू का फीवर है वो बिल्कुल डिफरेंट है, मलेरिया का डिफरेंट होता है। साइकोसिस बेसिकली एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है कि जो बाज़ औक़ात नज़र आते हैं, जिसमें बेसिकली दो चीज़ें आती हैं। अगर बहुत सिंपल वे में कहूँ तो साइकोसिस जो है वो दैट इज़ बेसिकली अ थॉट डिसऑर्डर। वो हमारे थॉट डिसऑर्डर है, हमारी चीज़ों को देखने, समझने और सोचने की सलाहियत के साथ उसका ताल्लुक़ है। हमारा वो बड़ी वो मैं बुकिश टर्म यूज़ करने लगा हूँ कि हमारा परसेप्शन ऑफ रियलिटी जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। उसमें फिर आगे दो चीज़ें मेजर जो दो सिम्टम्स आते हैं साइकोसिस में, वो एक आता है डिलूजन और एक होता है हेलुसिनेशन। डिलूजन की अगर वो बड़ी बुकिश एग्जांपल दें तो वो कहलाता है कि जी फॉल्स फर्म बिलीफ विच इज़ अनशेकेबल और जो कि सोसाइटी के नॉर्म से हट के हो, ठीक है। इसमें क्या वो लोग भी आएंगे जिनको बैठे बैठे लगता है कि हम तो बहुत बड़े स्टार्स हैं, मतलब हमें हमारे पीछे दुनिया मर रही है, और अचानक से मतलब बगैर किसी अकम्पलिशमेंट के विजुअल, मतलब हम कहेंगे कि जो उनकी क्लियर कोई अकम्पलिशमेंट के, वो एक पर्सोना में चले जाते हैं, क्या वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे? उसमें वो थोड़ा सा उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह के ये मैनिक सिम्टम्स भी हो सकते हैं। मूड इलेशन इतनी ज़्यादा हुई हुई है कि जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैं बड़ी तोप चीज़ बन गया हूँ, ठीक है। और एक तरफ दूसरी तरफ जो है वो अपना साइकोसिस में ये इस तरह के डिलूजन्स होते हैं कि जिसको फिर हम डिलूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी कहते हैं, कि जहाँ पे मुझे ये लगता है, अब अगेन उसका थोड़ा सा ग्रैंडियोसिटी भी यानी आपके ख्याल में एक बीमारी? और कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी सी मेरे ख्याल से वो हर किसी में होती है कि हम फील करते हैं कि यार ये चीज़ मेरे में दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगेन कि इट कीप्स यू ग्राउंडेड, ठीक है। वो वाली वो बिल्कुल जहाँ पर हम उसको वो एज अ डिसऑर्डर या एज एन इलनेस बात करें तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म की ग्रैंडियोसिटी होती है, ठीक है। कि वहाँ पे बहुत सी दफ़ा में लोग अपने आप को बड़ी कोई रिलीजियस डाइटी समझने लग जाते हैं कि जी मैं अगेन वो रहेगी विद इन द नॉर्म ऑफ द कल्चर ही कि इस तरह की बाज़ औक़ात वो उसमें डिफरेंट आ जाते हैं। तो एक डिलूजन आ जाता है जो बेसिकली हमारे ये शक शुबहात जिसमें आ जाते हैं कि जी अपना फ़लाना मेरा दुश्मन है, वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसने मुझ पे जादू करा दिया। अब अगेन दीज आर ऑल थिंग्स कि जिनकी अपनी जगह एक हकीकत है, लेकिन मेरा पूरा थॉट प्रोसेस इस तरह चल पड़ा है कि मेरी ये पूरी लाइफ ही उसकी वजह से डिस्टर्ब होनी शुरू हो गई। दिस इज़ जस्ट एक अलामत है। डिस्टर्ब होना मतलब अलार्म है,
या लाइफ तो किसी की पता नहीं चल रहा डिस्टर्ब हो रही है कि नहीं हो रही, वो अपने काम कर रहा है, लेकिन उसके अपने दिमाग में अगर ये मसाइल चल रहे हैं। हाँ, या मैं इसको इस तरह पुट करूँ कि उसके मसाइल ऐसे होना शुरू हो जाएं कि उसका अपना स्केड्यूल, अपने काम भी ना हो रहे हों और आसपास वाले भी इफेक्ट हो रहे हों, तो फिर वो यूजली देखें वही वाली बात, चाहे साइकोसिस हो चाहे डिप्रेशन एंजाइटी हो, अमूमन वो नोटिस वहाँ पर होनी शुरू होती है कि जहाँ पे, जिस तरह आपने कहा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, कि जहाँ पर फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाए, जहाँ पर आपके रोज़मर्रा के काम, नहाना धोना, खाना पीना, कपड़े बदलना, पढ़ाई करना, कुकिंग करना, ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं कि ये डे टू डे बेसिस पर आपकी कंटिन्यूसली फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम डिस्टर्ब हो रही हैं। एक का दिन सबकी डिस्टर्ब हो सकती हैं। अगेन मुझे आपने पूछा ना कि ये किस तरह हम कर रहे होते हैं, तो ये हर चीज़ों के क्राइटेरियाज के साथ साथ उसमें ड्यूरेशन भी डिफाइन है सही कि इतनी ड्यूरेशन के लिए इतने वो आपका हो, तो उसके बाद हम कहते हैं कि ये हमें कोई अच्छा और प्रोफेशनल डॉक्टर ही बता सकता है कि कितने ड्यूरेशन तक हमने क्या किया और उसके बाद क्या होने वाला है। अब जिस तरह डिप्रेशन की बात करें तो यूजली जो वो मूड सिम्टम्स हैं उनको एटलीस्ट कंटिन्यूसली फॉर मोर देन 2 वीक्स होना चाहिए। वो डिप्रेशन के भी वो इतने सारे उसके वो बीच में सिम्टम्स ऐसा आते नहीं हैं। हो सकता कि यानी मैंने अगर मुझे आज इन्होंने मैं कोई पर्स नहीं लेके दिया और उस दिन मुझे दुखी महसूस हो रहा है तो मुझे डिप्रेशन नहीं है। वो आप तो दुखी होंगी, उनका वो चलो ये वाला उनके ऐसा साथ- टॉपिक है हाँ, जिसमें इस पे हम नहीं, इस पे हम नहीं इस जाते। टॉपिक को छोड़ें, ये टॉपिक इसका एंड मुझ पे होगा कि मैंने आपको डिप्रेशन के आगे बढ़ते हैं। नहीं, वो 2 हफ्ते नहीं गुजरेंगे तो डिप्रेशन नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि 2 हफ्ते गुजरना मैं वो जरूरी क्विकली है। उसको वाइंड अप कर देता हूँ साइकोसिस को। उसमें एक तो जिस तरह वो डिल्यूजन्स बताए ना, कि वो डिल्यूजन में फिर बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। वो एक हमारा फॉल्स फर्म बिलीफ, मतलब एक ऐसा यकीन मेरा कि जो कि आप उसके अगेंस्ट जितना मर्जी मुझे एविडेंस देते रहें, वो उसने शेक नहीं होना, ठीक है। वो उल्टा और पुख्ता होता जाएगा। और प्लस ये कि वो थोड़ा सा जो है वो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो रहा है, और वो जिस तरह जनरली हमारी सोसाइटी का जो मुताबिकत नहीं रखता हमारी सोसाइटी के हिसाब से, बहुत सी दफ़ा में रखता भी है। उसी में साथ साइकोसिस में जो दूसरे सिम्टम आता है उसको हम जनरली कहते हैं हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन हमारी जो भी सेंसरी इनपुट है, देखना है, सुनना है, बोलना है, सूंघना है, टच करना है, विदाउट स्टिमुलस हमें उसमें वो सेंसेस फील हो रही होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम चंद लम्हों के लिए खामोश होते हैं, यहाँ पे बहुत कोई आवाज़ आ रही है तो एसी की आ रही है, कुछ आ रही है, मतलब हम खामोश थे तो बिल्कुल खामोशी है। ऑडिटरी हेलुसिनेशंस अमूमन ज़्यादा कॉमन होती हैं कि जहाँ पे वो क्या होता है कि अगर वो आसपास कोई भी नहीं है, कोई स्टिमुलस नहीं है, कोई ऐसा स्टिमुलस मौजूद नहीं है कि जिसको देखकर, जिसकी बुनियाद पे हम ये कहें कि ये इसकी वजह से हुआ है, उनको आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं कानों में, चाहे वो जान पहचान वालों की हों, डिस्टेंट रिलेटिव्स की हों, कोई पहचानता हो, जान पहचान हो ना हो, और उसमें फिर वो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज आ जाती हैं। उसी में फिर बाज़ औक़ात विजुअल हेलुसिनेशंस आनी शुरू हो जाती हैं कि अब एक चीज़ होती है इल्यूजन। हम अक्सर नोट करते हैं कि रात को एकदम से हमारी आँख खुलती है, हमें लगता है पर्दे में कोई छुपा हुआ है, फ़ौरन से उसको चप्पल मारी या कुछ किया, देखा वो हिलता, वो अच्छा ये तो पर्दा थे। वो शेप इस तरह की बन गई थी। अभी आते हुए भी वो मैं ऊपर वो देख रहा था, वो क्लाउड में मैं कंटिन्यूसली उसको देख रहा था, मैंने उसको 3-4 शेप्स बना ली कि इसमें ये भी है। अब वो एक स्टिमुलस मौजूद है, उसको मैं अपनी परसेप्शन के हिसाब से मॉडिफाई कर सकता हूँ। हेलुसिनेशन ये कि कोई स्टिमुलस ही मौजूद नहीं है और उसके बावजूद मैं उन चीज़ों को सुन सकता हूँ, सूंघ सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ या सुन सकता हूँ, तो वो अमूमन हेलुसिनेशंस कहलाती हैं। बगैर किसी बैरूनी किसी भी एलिमेंट के हमें अगर कोई भी चीज़ फील हो रही है और उसमें फिर एक स्पेसिफिक जो भी आपका क्राइटेरिया है, अगर वो उससे मैच करेगा, देन दिस इज अ डिजीज, देन इट्स डिसऑर्डर या डिजीज, उसको हम बिल्कुल कहेंगे। सही। तो इसमें बात ये कि कितना जैसे कि आप बच्चों के साथ काम करते हैं, तो कितनी एज में इसकी, मतलब हम क्या पहले भी स्क्रीनिंग कर सकते हैं इसकी? ऐसा हो सकता है कि आपके कोई ऐसे स्पेसिफिक ट्रेड्स जो आप बच्चों में या फैमिली में देखते हो कि जिसके बाद आपको लगता हो कि इस घर में ये वाले मामलात हो सकते हैं? अमूमन अगर उसको बिल्कुल हम बुकिशली देखें ना, तो सबसे ज़्यादा जो जेनेटिकली ट्रांसमिटेड तो नहीं शायद कहना चाहिए, लेकिन जेनेटिकली जो सबसे ज़्यादा कॉमन डिसऑर्डर्स नज़र आते हैं वो एंजाइटी या ओसीडी के नज़र आते हैं। कि अगर फैमिली में ओसीडी की स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है तो चांसेस आर मच हायर इन द नेक्स्ट जनरेशन के वो हों। उसमें फिर एक बहुत मेजर चीज़ जो है वो पेरेंटिंग की भी आ जाती है कि हमने किस एनवायरनमेंट में बच्चों की पेरेंटिंग की है। ज़रूरी नहीं है कि वो उस वक्त, अब मैं उसकी अक्सर एग्जांपल जो यहाँ पे भी पेरेंट्स को देता हूँ कि मेरी सारी लाइफ गुजरी कराची में। माय सन वाज वेरी यंग कि जब वो कराची में जो मेरा घर था, मेरे घर के सामने 1 2 3 4 घरों के बाद एक अच्छा खासा पार्क था।
जब हालात बहुत ख़राब थे, हम ना कहीं जाते थे ना कहीं आते थे, हम घर में ही होते थे। थोड़े से हालात बेहतर हुए, एक आध दफ़ा पार्क है, वो पार्क को देखता था, थोड़ी देर बाद कहता था देख लिया अब चलें घर। हम घर वापस आ जाते थे। जब मुल्तान वो शिफ्ट हुए, वो उनको मैं पार्क लेके गया, उसने वही कहा कि हो गया, चलें अब घर। तो अब क्यों? क्योंकि वो हमारी पेरेंटिंग स्टाइल्स इस तरह के थे कि उसने ओवर द ईयर्स बहुत सारी चीज़ें देख के, कि मतलब वो यहाँ मुल्तान आया तो उसने आके मुझसे पहला सवाल ये किया, जब बाहर निकल रहे थे, वॉलेट कहाँ छुपाया आपने? ऊपर पैसे रख लिए, कौन से वाला मोबाइल रखा है? उसने वो देख देख के कि हमने किस तरह उस एनवायरनमेंट में हम किस तरह सर्वाइव कर रहे थे, उन्होंने वो एक चीज़ सीख ली कि अच्छा जी इस तरह करना है। इसमें जो बात आदिल भाई आप कर रहे हैं ना, वो असल में बड़ी अगर हिम्मत मांगती है कि अगर पेरेंट्स कहें कि ये हमारी तरबियत है कि ये वाली गड़बड़ हुई है। हाँ, तो वो उसमें आम तौर पे ये होता है कि अगर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि जो ट्रेन उनसे मिस हो गई है, अगर उनके बच्चे ने वो उस वाली ट्रेन के पीछे भाग के उसके अंदर बैठना है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। उसमें मैं पेरेंट्स को हमेशा एक चीज़ ज़रूर बोलता हूँ, देखें कोई भी, मतलब मेरे ख्याल से अपने ये 10-15 साल के कैरियर में एक्सेप्ट फॉर अ कपल ऑफ पेरेंट्स, मुझे 2 पेरेंट्स कैटेगोरिकली याद हैं। अदर देन दैट मैंने आज तक कोई पेरेंट्स ऐसे नहीं देखे कि जो जानबूझ के बच्चों का बुरा चाह रहे हो। पेरेंट्स से ज़्यादा, मतलब इन माय ओन एक्सपीरियंस, पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चों के साथ कोई सिंसियर नहीं होता। और पेरेंट्स जिस तरह किसी भी बच्चे की जिस तरह अपब्रिंगिंग कर रहे होते हैं या जिसके साथ तरबियत कर रहे होते हैं, वो अपने एनवायरनमेंट, अपने सोशल सर्कमस्टांसेस, अपनी चीज़ों के हिसाब से वो बेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, पेरेंटिंग की आपको कोई टेक्स्ट बुक नहीं मिलेगी कभी भी, कोई रूल ऑफ थम्स नहीं है कि जी ये रूल ऑफ थम है, आपने यही करना और A1 काम हो गया। वो ट्रायल एंड एरर होता है, आप कुछ सीखते हैं कुछ नहीं सीखते। सो अगेन एट माई क्लिनिक तो एटलीस्ट ये हम पेरेंट्स को सबसे पहले ये रीअश्योर कराते हैं कि हाँ जी आपने अपने एंड से कोशिश की है। अब आने की वजह ये बनी है कि आपकी वो कोशिश उस तरह कामयाब नहीं हो पा रही कि जो आप चाह रहे हैं। अब हम उसको थोड़ा सा प्रोफेशनली, थोड़ा सा डिफरेंट व्यू लेके चलते हैं। करना आप नहीं है, हमने सिर्फ उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। बिल्कुल उसी तरह और से पेरेंट्स को एहसास दिलाना कि आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है एग्जैक्टली। और आप एक स्टूडेंट हैं, आप सीखें और ये आपके बच्चे हैं, आपने ही अप्लाई करना है। ये इसी तरह से है ना कि अगर किसी को बुखार हो गया, उसमें ये तो नहीं है कि माँ ने बच्चे को संभाला नहीं था। और अब जिस तरह से कोविड हुआ तो किसी को किस तरह से हुआ, इसमें मतलब माँ बाप का तो कसूर नहीं था। चलें इस पे तो एक हम एक अलग से इस पे बैठ सकते हैं। हाँ, अच्छा, ऐसा है अनिल भाई कि कुछ कहते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स मैंने बैठ के फाइंड किए। इस पे आपने बहुत कहते हैं ब्रीफ सा आपने करना है टच, इसकी क्या वजूहात होती हैं और ये अगर बीमारी है तो ये क्यों है और क्या इसका इलाज भी है या नहीं है। वजूहात मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, ज़्यादातर बीमारियों की एज सच कोई उनके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स मोस्टली नहीं मिलते हमें कि हमें ये कहूँ कि जी आई स्टार्ट विद मूड डिसऑर्डर। मुझे भी ये अपने बारे में कुछ अर्सा पहले पता चला कि मुझे मूड डिसऑर्डर है। वरना मुझे यही सुनने को मिलता था कि यार तेरा मूड हमेशा ऐसा क्यों रहता है, और मैं अपने बारे में सोचता था कि मेरा मूड क्यों खराब रहता है। मेरा ख्याल है इसको ना थोड़ा रैपिड उसमें कर लेते हैं कि आपको इसे भी 4 पॉइंट्स जो है वो डिसऑर्डर के थोड़ा सा अगर हमें देखिए, मूड explain करते डिसऑर्डर्स जाएं। में जो बेसिकली जो आते हैं वो एक आता है डिप्रेशन, एक आता है मेनिया और एक आता है बाइपोलर। ठीक है, डिप्रेशन जो जनरल उसके जो कोर सिम्टम्स हैं वो ये है कि कंसिस्टेंटली फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज़्यादा मुसलसल जहाँ पर आपका मिजाज उदास ज़्यादा रहे, आप ज़रूरत से ज़्यादा थकावट महसूस कर रहे हो। देखें, एक काम करने की थकावट और है, लेकिन एक जनरली आप थकावट फील कर रहे हो। वो चीज़ें जिनको आप इंजॉय करते थे, जिन चीज़ों में आपको मज़ा आता था, अब आप उनको इंजॉय नहीं कर पा रहे। मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स में आपको एक तरह से इसको कहते हैं ना घसीटा लगाना पड़ रहा है कुछ भी करने के लिए। आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, आपकी भूख डिस्टर्ब हो रही है, नहीं, जोश और आपको अपने- एक्साइटमेंट खत्म हो गई। एक्साइटमेंट ख़त्म हो रही है, आप में होपलेसनेस आ रही है, मायूसी हो रही है उस तरह जिस तरह पहले आप। अच्छा, इसका इलाज मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है, इसका बहुत अच्छे वाला इलाज मौजूद है। बाइपोलर डिसऑर्डर मेरे ख्याल में आपने इसी में मेरे ख्याल में मैं इसी में आता हूँ। ये बेसिकली ये होता है डिप्रेशन। इसी को बिल्कुल उलट कर दें तो वो बन जाता है मेनिया। डिप्रेशन इस हमारे मूड का डिप है, मेनिया जो है वो उसकी एक्सट्रीम एलिवेशन है, जहाँ पे हमारा मूड ज़रूरत से ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा बाज़ औक़ात। भाई एक सेकंड, वो तो अच्छी बात नहीं है यार। मैंने कहा ज़रूरत से ज़्यादा, ओवर एक्साइटेड होना तो ज़रूरत से और ज़्यादा। देखिए, एक आदमी मैं अगर आज इतना खुश बैठा हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बहुत खुश होता और इलेटेड होता तो अच्छी बात नहीं। देखें, एक इलेशन वही वाली बात है कि आज इलेशन है,
ठीक है, आज अगर मेरा कोई रिजल्ट आ गया और मैंने कोई पास हो गया हूँ किसी इम्तहान में, तो मेरी आज की इलेशन तो समझ में आती है। यही इलेशन अगर मैं कहीं जाके खुदा ना खास्ता किसी फ्यूनरल में मैं ये इलेशन दिखा रहा हूँ, तो वो उस सिचुएशन के हिसाब से फिट नहीं बैठती। वो तो आप मेरी हमारे इलेशन अपनी सारे जगह। जो शौके भाई होते हैं, जो शौके बहनी होती हैं, आप उन सबको ही फिर गलत चले नहीं जाएंगे। देखिए एक क्योंकि किसी किसी की आदत नहीं, इट्स नॉट गलत, इसका मतलब है ये एक इशू है जिसको आप रिजॉल्व कर सकते और हैं। अगेन मैंने वही कहा ना कि कंसिस्टेंट है। यानी अगर मेरा कोई बच्चा अगर कंटिन्यूसली बहुत शौकी मार रहा है, तो मुझे सोचना चाहिए इस बारे में। नहीं वो देखें अगेन कंसिस्टेंटली आपने कहा है ना कि मुसलसल वो इसी तरह है, तो अगेन बच्चों में वो उनकी वो थोड़े से पास बच्चों की पर्सनैलिटी होती है, प्लस अभी तो वो इवॉल्व हो रहे हैं ना, अभी तो वो बहुत सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। मेनिया में बेसिकली आपका एक तो ये मूड इलेशन कंसिस्टेंट, आपके रेसिंग थॉट्स कि आप जो है ना वो एक टॉपिक पे आप ना टिक सकते ना उस पे बारे में बात कर सकते, आपके थॉट्स इतना कुछ चल रहा है कि बस मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ। सेल्फ इस्टीम आपकी बहुत ज़्यादा इलेटेड होती है कि मैं मतलब कि यहाँ पे एंटर होंगे, हाँ भाई कितने का ये सेटअप बताओ मैं अभी खरीदता हूँ। हाँ, अच्छा, बस मेरा ये क्वेश्चन होगा, इसका इलाज है मुमकिन? जी यही जब ये दोनों डिसऑर्डर डिप्रेशन और क्या कहते हैं इसको मेनिया, जब ये हमें वो एक साइक्लिक वे में नज़र आते हैं कि कभी डिप्रेसिव एपिसोड आ रहा है, कभी मैनिक एपिसोड आ रहा है, या कभी वो एक मिक्स्ड एपिसोड भी आती है दोनों की, तो इन तीनों बीमार तब हम उसको बाइपोलर कहते हैं। डिप्रेशन के लिए बिल्कुल उसका इलाज मुमकिन है, उसके लिए और बिल्कुल। क्या कहते हैं मूड डिसऑर्डर और एंग्जाइटी डिसऑर्डर एक ही चीज़ है? सॉरी, एंजाइटी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। एंजाइटी में बाज़ औक़ात मूड का एलिमेंट भी होता है, बाज़ औक़ात उसमें हमारा मूड इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता जितने हमारे सिर्फ ये एंजाइटी के सिम्टम्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। खदशात क्या आपको ख्याल में क्या रीज़न बनती होगी कि इंसान को बहुत ज़्यादा खदशात, अंदेशे बहुत ज़्यादा सताने लग जाएं? तो देखिए उसमें अगेन वही वाली बात कि अगर हम बिल्कुल वो स्टार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन पे जाएँ, तो कुछ चीज़ों का तो ठीक है, हम उसको बायो साइको सोशल मॉडल में हम इवेल्युएट कर सकते हैं। देखिए अब जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, कराची में मेरे बहुत ज़्यादा मेरी ट्रैवलिंग होती थी अपना उस पे बसें जो पब्लिक बसेस होती हैं। एक सिंपल सा मेरा असूल था, जब तक बस में बैठने की सीट नहीं होगी मैंने उसमें चढ़ना ही नहीं है। सही। ठीक है, मुझे जितना मर्जी इंतज़ार करना पड़ जाए मैं उसमें वो बैठ जाता था। अब एक बस आई, मैं उसमें बैठ गया, मैं बैठा हुआ आराम से। अब ये मेरा एक वो जिसको कहते हैं ना कि बायोलॉजिकल वे कह लें, कि जिस तरह मैंने अपने आप को ट्रेन किया कि ये साइकोलॉजिकल सोशल एस्पेक्ट उसमें क्या आ जाता है एंजाइटी का बाज़ों का ट्रिगर करने के लिए। आई स्टिल रिमेंबर, ये मेरे ख्याल से लेट 2000s की बात है, जब हालात काफ़ी ख़राब थे। मैं बैठा हुआ था बस में, चढ़ा एक मेन कराची का वो चुरंगी है, नीपा चुरंगी, वहाँ से वो स्टॉप है मेजर, वहाँ से सारी बसेस वहाँ से ओवरलोड होती हैं। वो ओवरलोड हुई है, मेरे सामने एक यंग सा बच्चा, मतलब शायद मेरी एज का होगा या मुझसे एक आध साल बड़ा होगा, माशाल्लाह उनकी दाढ़ी, उन्होंने बैग टांगा हुआ, वो चढ़े और मेरे सामने आके खड़े हुए, और वो बेचारा अपने मुंह में कोई दुआएं पढ़ रहा। अब उन दिनों में हालात इस तरह के थे, मैंने उसको देखा, मुझे एकदम से ठक 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 मेरा दिल तेज़ से धड़कना शुरू हुआ, और मेरे दिमाग ने एक चेन ऑफ इवेंट्स बनाने शुरू की कि अच्छा अगर इसने इस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ के इसने बटन दबा दिया, मैं तो गया, ओह माय गॉड, मेरा क्या कसूर था यार कि इसने ये कर दिया, बिल्कुल। ये क्या करूँ मैं? अब मैं वहाँ पे एकदम से मुझे वो पसीने आना शुरू, मेरी दिल की धड़कन तेज़, मेरे हाथ पैर काँप रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ मैं करूँ क्या? और नीपा से आगे वो एक उर्दू साइंस कॉलेज का स्टॉप आता है, मुश्किल से 5 मिनट भी मैं ज़्यादा करूँ, 2 मिनट का भी नहीं है। मैंने वो बीच में वो कराची में वो और तो कुछ होता नहीं, वो दरवाजे पे अपने धड़-धड़ हाथ मारने होते हैं, वो ड्राइवर तक आवाज़ पहुँचती है, वो बस रोकता है। हम वो अपना जिन्होंने देखा होगा वो सर सैयद कॉलेज का फ्लाईओवर था, मैंने धड़-धड़ उस पे हाथ मारने शुरू किए मुँह पे, मतलब अभी हम चढ़े ही थे फ्लाईओवर। मैंने हाथ मारने शुरू किए, उसने देखा है पश्तो में, पता नहीं क्या मुझे बोला है, बस रोकी है, मैं उतर गया। और वो जो मैंने 5 रुपए में या 10 रुपए में मैंने जहाँ जाना था, वो 250 रुपए दे के मैं टैक्सी में चला गया। क्यों? ये वो साइकोलॉजिकल और सोशल इम्पैक्ट है कि जो हमारे एनवायरनमेंट से उस वक्त मैंने फ़ील किया हाँ, ट्रॉमाटाइज हो कि जाना। वो और एकदम से बस वो मुझे एकदम से, अब ये वन ऑफ था, ये मेरे साथ एक दफ़ा हुआ, ठीक है? उसके बाद कभी इस तरह लाइफ में दोबारा नहीं हुआ था, दैट वाज जस्ट वन ऑफ कि इसका जहाँ पे मैं मतलब है पैनिक कि कर इट गया। वाज एंजाइटी एंड इट वाज नॉट अ डिसऑर्डर। इट वाज नॉट अ डिसऑर्डर। देखिए एंजाइटी जो है ना, वो हमारा एक प्रोटेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है? एंजाइटी ना हो तो मैं दिस यहाँ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड हाँ, वैसे। मैं यहाँ पे 3 आप जो टाइम आपने मुझे दिया, मैं उस टाइम पे कभी ना पहुँचता अगर मुझे एंजाइटी नहीं होती। एंजाइटी बहुत सी दफ़ा में हमारी ड्राइविंग फोर्स होती है। एग्ज़ाम्स हैं, मुझे एंजाइटी नहीं हो रही कि मैंने पढ़ना है, तो
मैं बैठा रहूँगा। तो एंजाइटी बहुत सी दफ़ा में हमारा जो है ना वो एक नेचुरल डिफेंस यानी मैकेनिज्म है। बेफिक्री हर वक्त, मतलब जो फिक्र है हाँ, वो एक वो फायदेमंद ज़रूरी चीज़ है, है। उसके उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम वो एक जगह आके स्टिल हो जाएंगे। मसला सिर्फ बाज़ औक़ात जहाँ पर हम एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं वो बेसिकली होता है कि हमारा एक नॉर्मल ह्यूमन रिस्पॉन्स जो है वो एक नॉर्मल सिचुएशन में एबनॉर्मली आना शुरू हो जाता है। मतलब हम यहाँ बैठे इस वक्त बात कर रहे हैं, एकदम से मेरा धक 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 दिल की धड़कन तेज़ होनी शुरू हो जाए, हाथ पैर कांपने, मुंह खुश्क होना, ठंडे पसीने आना शुरू हो जाएं। क्यों? क्योंकि मेरी ब्रेन ने ये ट्रिगर महसूस किया है कि कहीं कुछ इमरजेंसी होने वाली है, कुछ गड़बड़ बी होने रेडी वाली है। फॉर दैट। हाँ, तो उसने वो जिसको हमने अक्सर वो सुना है ना कि फ़्लाइट और फ़ाइट रिस्पॉन्स, वो ट्रिगर कर देता है। अक्सर लोगों में फ़ाइट और फ़्लाइट होता है, पर्सनली आई फ़ील कि मेरा उसमें फ्रीज़ रिस्पॉन्स जनरेट होता है कि मैं एकदम से फ्रीज़ हो जाता हूँ कि मतलब मैं बैठा तो रहूँगा, मैं सुन भी रहूँगा, लेकिन आई वोंट बी एबल टू रिस्पॉन्ड कि यार ये क्या हो गया एकदम से। तो ये फ़ाइट, फ़्लाइट, फ्रीज़ रिस्पॉन्स, ये हमारा वो ट्रिगर होता है। मोस्टली फ़ाइट और फ़्लाइट होता है। अब उसमें भी अगर आप ये सिम्पटम्स देखें एंजाइटी के जो हो रहे हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, हाथ पैर काँप रहे हैं, बेसिकली क्या होता है कि आपका ब्रेन अब आपकी बॉडी को तैयार कर रहा है उस इमरजेंसी सिचुएशन से, या तो लड़ना है या भागना है। दोनों सूरतों में ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है, हार्ट तेज़ तेज़ धड़कना शुरू होता है। ब्लड सप्लाई तेज़ होगा तो आपकी वो जिस तरह वो नहीं लॉन में पानी देने के लिए आगे से पाइप का मुंह दबा देते हैं कि वो पानी तेज़ निकले। सर्कुलेशन को फास्ट करना है तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट होकर सुपरफिशियल हो जाती हैं। क्यों? तेज़ तेज़ ब्लड फ्लो होगा, हीट निकलेगी तो वो स्किन से वो निकले। हमारी जो आँखों की पुतलियाँ हैं वो फैलती हैं कि ज़्यादा लाइट अंदर जाएगी, ज़्यादा नज़र आएगा तो मुझे पता होगा कि पीछे से कौन मुझे मुक्का मार रहा है, सामने से कौन आ रहा है, मैंने अपने आप को किस तरह डिफेंड करना है। ये तब हो कि जब मैं फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, जब मुझे वाक़ई कोई इमरजेंसी है। इस वक्त मैं आराम से बैठा हूँ और एकदम से मेरी ब्रेन ने किसी भी सिचुएशन में ये ट्रिगर कर दिया, उसको लगा इमरजेंसी, उसने ट्रिगर कर दिया। अब मुझे एकदम से वो बैठे-बैठे दिल की धड़कन तेज़, सर्कुलेशन तेज़ हुई हुई है तो मेरे हाथ पैर एकदम से काँपने शुरू, पसीने आने शुरू हो गए, आँखों की पुतलियाँ फैली हुई हैं, मुझे एकदम विजुअल डिस्टॉर्शन स्टार्ट होगी, मुझे हर चीज़ हिलती-जुलती नज़र आएगी। साँस की नाली फैली हुई होती है कि एयर ज़्यादा चाहिए भागने के लिए या लड़ने के लिए। मैं इस वक्त आराम से बैठा हुआ हूँ, सांस की नाली फैली है, मेरा बॉडी जो है उस जो वो डायलेशन हुई है उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही, तो मुझे एकदम से गहरे गहरे सांस उसको खींचने पड़ेंगे। ये नॉर्मल हालत में लड़ाई हो रही हो, हम किसी से आर्ग्यू कर रहे हैं ऊंची आवाज़ में, हमें पता भी नहीं चल रहा होता। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी प्रिपेयर ही हो चुकी होती है। इस वक्त हो ये तो हमारे लिए वो मसला है कि हमें वो करना पड़ेगा। तो अमूमन फिर क्या होता है उसमें बॉडी जो है वो सिग्नल देती है, ब्रेन को सिग्नल्स देना शुरू करती है कि काम डाउन, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे पास भी 5-6 सेंसेस हैं, सब कुछ नॉर्मल है, काम डाउन। तो यूजली वो बॉडी टू ब्रेन सिग्नल को, जिसको हम कहते हैं ना, ओवरराइड करते हुए 5-10-15 मिनट लग जाते हैं। हमारी एकदम से आहिस्ता 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 एंजाइटी जो है वो ऑटोमेटिकली काम डाउन होनी शुरू हो जाती है। अगेन ये तब हो, एक आध दफ़ा हो गया समझ में आता है, डे इन डे आउट एवरी डे और होना शुरू हो बगैर किसी जाए, वजह के, बगैर किसी वजह के होना शुरू हो जाए थोड़ा सा उसमें। हाँ, अब और जैसे इसका इलाज मौजूद है। इसका भी इलाज मौजूद है। अगेन थोड़ा सा जो भी ट्रीटमेंट्स है ना उसमें एज वाइज थोड़ी सी डिफरेंस आ जाते हैं कि यूजली जो एडल्ट्स हैं 18 प्लस हैं उसमें मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट जो है वो मेडिकेशंस का रोल ज़्यादा है। अंडर द एज ऑफ 18 मेडिसिन का रोल सर्टन डिसऑर्डर्स में है, लेकिन जितना रोल मेडिसिन का है उतना ही रोल फिर साथ थेरेपीज़ का भी आ जाता है। ठीक है, सर्टन एज ग्रुप्स में मेडिसिन का कोई रोल नहीं है। अच्छा, मुझे बताइएगा दिल भाई कि ओसीडी क्या भला है? ओसीडी में दो चीज़ें आ जाती हैं, अगर इसको हम फुल टर्म में देखें, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशन बेसिकली क्या होता है कि मेरे दिमाग में कोई एक ऐसा थॉट जो रिपीटेडली आए, एकदम से शुरू होता है और उसको मैं जितना कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ उतना ज़्यादा मेरे दिमाग में आना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पे घड़ी ले लेते हैं, ये सामने घड़ी पड़ी हुई है, अब मेरी एकदम से इसके ऊपर नज़र पड़ी है, मुझे नज़र आया कि यार ये उल्टी है, ठीक है, मुझे टाइम उल्टा नज़र आ रहा है। अब मेरे दिमाग में थॉट आया मैं इसको सीधा करूँ, ठीक है, मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया कि फजूल थॉट है, छोड़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन क्या है कि मैंने उसको जितना रद्द करने की कोशिश की वो उतना ही ज़्यादा होना शुरू हो गया। होते 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 वो उस पॉइंट तक ले आया कि जहाँ पे फिर बाज़ औक़ात कंपल्शंस आनी शुरू होती हैं कि वो जो थॉट की वजह से मेरे अंदर एंजाइटी क्रिएट हो रही है उसको काम डाउन करने के लिए मुझे ये काम करना पड़ गया। जैसे मतलब ये तो मैंने एक सिंपलेस्ट एग्जांपल दी। अच्छा, अगर सिर्फ कहते ऑब्सेशन तक रह जाए, आप उस पर कहते एक्ट ना करें, आप उसमें ना जाएं कि हाँ नहीं ये मैंने काम करना ही करना है, तो उसको फिर क्या? फिर उसको हम कहते हैं ओसीडी ऑब्सेशनल टाइप।
अच्छा हाँ। सही हो ऑब्सेशनल टाइप डिफरेंट होता है, कंपल्सिव टाइप डिफरेंट होता है, ज़्यादातर मिक्स्ड होते हैं। उसमें फिर मुख्तलिफ, अगेन वही वाली बात, गोइंग बैक टू द सेम थिंग, कि जिस एनवायरनमेंट में हम रहे हैं, जिस तरह की हमारी होम एनवायरनमेंट है, जिस तरह की परवरिश है। जैसे हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा जो हमें ओसीडी के जो बच्चों में सिम्टम्स नज़र आते हैं, वो उनकी ऑब्सेशंस नज़र आते हैं ये पाकी नापाकी के मुतालिक, वज़ू के मुतालिक। क्यों? क्योंकि हमने वो बच्चों के अंदर ड्रिल कर रहे होते हैं कि जी इस तरह करना है, ये करना है, वज़ू में यहाँ तक ये हो, वो हो, जो कि एक अच्छी चीज़ है कि हम उनको ये ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन वो क्या होता है कि वो होते होते वो एक बीमारी की उनकी शक्ल लेने लग जाता है कि पता नहीं मेरा हाथ धुला है कि नहीं धुला है। मुझे लगा था क्योंकि मुझे ओसीडी है और मैं इस वक्त उसके लिए एक जो है मेडिकेशन भी ले रहा हूँ और थेरेपी भी है। लेकिन मुझे जो याद आता है एज अ किड, 7-8 साल का, मुझे कोई ऑब्सेशन कुछ नहीं था, बट इट डेवलप। और किसी ने मुझे कुछ इस तरह से नहीं गाइड किया कि एक एनवायरनमेंट थी और उसकी वजह से मैं इसमें मुब्तला हो गया, बट इट जस्ट डेवलप। मुझे नहीं पता हाउ एंड व्हाई। अब बताएंगे इसकी क्या वजूहत होती हैं? उसमें देखें, ज़रूरी नहीं होता कि हर दफ़ा उसका कोई एनवायरनमेंट ही हो। जनरली ज़्यादातर जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं ना, मोर देन 50% वो हमें नज़र आते हैं 12-13 ईयर्स ऑफ एज से लेके 18-19 ईयर्स ऑफ एज तक, मोर देन 50%। रीज़न उसका क्या है कि ये वो एज ग्रुप है कि जिसमें हमारे अंदर बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं, हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं। यही वो एजेस हैं कि जिसमें हम प्यूबर्टी की तरफ जाते हैं। हार्मोनल और ये बाकी चीज़ों के अलावा जो एक मेजर चेंज आती है वो क्या होती है कि ये वो एज ग्रुप है कि जहाँ पर हमारी ब्रेन डेवलपमेंट, जो इसको हम कहते हैं ना कि टॉप स्पीड पर आ जाती है। उससे पहले हमारा ब्रेन डिफरेंटली फंक्शन ज़रूर कर रहा था, वो उस तरह डेवलप नहीं हो रहा था, वो फंक्शनिंग सीख रहा था। अब वो बाकायदा डेवलप होना शुरू होता है, जिसको हम वो कहते हैं ना कि जिस तरह घरों के लिए हम कंस्ट्रक्शन के लिए कहते हैं कि अब उसकी वायरिंग बिछना शुरू होती है। अब वो कनेक्शंस और वो सारी चीज़ें, ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट होना शुरू होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट होते हैं, वो कनेक्शंस बनते हैं, वो सारी हमारी पर्सनालिटी वो सारी डेवलप होनी शुरू होती है। तो बहुत सी दफ़ा मैं ये इन सारी चीज़ों की वजह से, हार्मोनल चेंजेस, बायोलॉजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ब्रेन डेवलपमेंट, इसकी वजह से बहुत सारी अलामात, मोर देन 50% जो ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, ये इसीलिए हमें ये बिटवीन ये एडोलेसेंट एजेस में ज़्यादा नज़र आते हैं। देयर इज़ अ रीज़न कि जिसकी वजह से 18 साल की उम्र में वोट का राइट मिलता है, जिसकी वजह से अपना क्या कहते हैं उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिलते हैं। क्यों? ऑन एन एवरेज 18 ईयर्स ऑफ एज तक हमारा ब्रेन डेवलप हो चुका होता है, ऑन एन एवरेज। उसमें वेरिएशंस होती हैं, बाज़ औक़ात मतलब अप टू दी एज ऑफ 20-21 तक, 22 तक वो डेवलप हो सकता है, लेकिन जनरली 18 ईयर्स ऑफ एज तक मोस्टली बन जाता है। इसीलिए उसमें वो हम उसके बाद वो सारे राइट्स वगैरह मिलते हैं। तो क्या एक ये उसका बच्चों में भी ओसीडी के मसाइल आते हैं? बच्चों में ना अमूमन बिल्कुल होते हैं, आते हैं। और बहुत सी दफ़ा में बच्चों में अलामात की हमें एक बड़ा वो, अगर मैं सिंपलेस्ट टर्म कोट करूं, तो बच्चों में हमें अलामात की खिचड़ी बनी नज़र आती है। हमें किसी दिन एंजाइटी लगेगी, किसी दिन ओसीडी लगेगा, किसी दिन कुछ लगेगा, क्योंकि उनके वो सिम्टम्स उस तरह क्लैरिफाई नहीं हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि अभी जब ब्रेन ही उसी तरह डेवलप नहीं हुआ, तो वो बहुत सारी चीज़ें उस तरह होती हैं कि वो बिल्कुल हम उसको पिन पॉइंट नहीं कर सकते। लकीली मोर और लेस ये होता है कि उसमें, जिस तरह मैंने कहा ना कि बहुत सी दफ़ा में जो तरीका इलाज है ख़ासतौर पर अंडर द एज ऑफ 18, वो मोस्टली उसमें मेडिसिन का रोल है, लेकिन एक लिमिटेड रोल है उसमें। फिर ज़्यादा इसीलिए आप लोग थेरेपी की तरफ जाना इसको मतलब जाते हैं ज़्यादातर बच्चों में? बच्चों में ज़्यादा जो उसकी रीज़न है ना, देखें अब बात क्या है कि आज अगर मुझे एंजाइटी हो जाती है, ठीक है, आज अगर आप मुझे थेरेपी के लिए भेजेंगे तो वो उनके सामने एक एडल्ट है जिसका ब्रेन बन चुका, जिसकी पर्सनैलिटी बन चुकी, जिसके कोपिंग स्किल्स वगैरह सब कुछ स्टैब्लिश हो चुके हैं। अब आप वो चेंज नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा, आप मुझे उसके वर्क अराउंड करना सिखा सकते हैं कि यार अच्छा ठीक है, अगर आपका इस तरह है तो आप इस तरह करके कोशिश करके देख लें। बच्चों के साथ हमें एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अभी उनकी पर्सनैलिटी, उनका ब्रेन डेवलप हो रहा है। आज जो हम उनको चीज़ें सिखानी शुरू करेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे, उनकी आदत बनेगी, रूटीन बनेगी, उनका ब्रेन एक तरीक़ाकार सीख लेगा। यानी आपके कहने का क्या ये मतलब है कि जो अगर बचपन में कोई चीज़ आइडेंटिफाई हो गई है तो उसको उसका इलाज मतलब
बेहतर तौर पे हो सकता है। बच्चों में अमूमन वो उसके आगे जो जिसको हम प्रोग्नोसिस कहते हैं ना, वो इसलिए थोड़ा सा बेहतर हो तो जाता क्या है। आप पेरेंट्स को क्या फिर मशवरा देंगे एज अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, अगर हम आपको देखें कि वो क्या उनको अगर अपने बच्चे में कोई भी इशू हल्का सा भी इधर से उधर ज़रा महसूस होता है, या तो क्या उन्हें एवेल्यूशन करवा लेनी चाहिए? मैं दिल भाई आपसे ये क्वेश्चन करना चाह रहा था, तो क्या ये अच्छा नहीं है कि आप एट अ सर्टेन एज आपको अपने बच्चे में कोई भी इशू नज़र नहीं भी आ रहा, That's तो आप उसके एक एनालिसिस के लिए ले आए? अच्छा, अगेन देखें ये हमारी अपनी एंजाइटी शो करती है कि यार अगर मेरे बच्चे में कोई इशू नहीं है तो मैं फिर भी करवा लूँ कि कुछ हो ना जाए। ठीक है? एक उसकी मैं देखिए ना, जिस तरह से कहा जाता है कि 6 महीने में एक दफ़ा आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, तो क्या साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए? मतलब ऐसे ही जाना चाहिए कि चले फर्ज करें, मैं अपनी अगर बात करूं कि दिल भाई थोड़ा सा दिमाग खराब लग रहा है, मतलब लग रहा है कि चीज़ें नहीं हैंडल चलें ये ज़रा फिर अगले टॉपिक पे आते हैं, ये इसको आखिर में इंशाल्लाह करते हैं। हाँ। और एक है ये ओसीडी कवर हो गया। अच्छा, ओसीडी का अगर हम कहते हैं उर्दू में ट्रांसलेट करें तो हम क्या करेंगे? अमूमन आम तौर पे उसको वहम की बीमारी कहते हैं। सही हो, आम मतलब तौर इसका पे इलाज मौजूद है। जी बिल्कुल मौजूद है। और इसमें कहते हैं स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है ये क्या है दिल भाई, या ये कहते हैं एंजाइटी जो डिसऑर्डर के साथ की चीज़ है, या स्ट्रेस डिसऑर्डर अलग से है? स्ट्रेस डिसऑर्डर्स जो है ना, वो जनरली जिसको हम ICD-10 क्लासिफिकेशंस कहते हैं, उसमें ये थोड़ा सा इनको मुख्तलिफ तरीके से कैटेगराइज करते हैं। इसमें 2-4 चीज़ें आती हैं। एक कहलाता है एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन, एक आता है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, और एक आता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। और भी इसके अंदर आती हैं, मेनली 3 यही हैं। एक्यूट स्ट्रेस ये है कि एकदम से अभी कोई चीज़ हुई, फॉर एग्जांपल कुछ भी हुआ, ठीक है, और या मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ कि जी कराची में था, मेरा मोबाइल छिन गया, ठीक है। अब उसके अगले 2-3 दिन मैं परेशान भी हूँ, मैं छोटी छोटी बातों पे स्टार्टल भी हो रहा हूँ, ये हो रहा है। एक चीज़ हुई, कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग हो या जो भी हुआ या कोई इंसिडेंस हुआ है, उसकी वजह से आपके अंदर वो एक सर्टन, जिसको कहते हैं ना, आपका ब्रेन एक अलर्ट फॉर्म में आ गया। अब वो हर चीज़ के ऊपर हाइपर विजिलेंट हुआ हुआ है, तो उसको हम यूजली कहते हैं एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन, जिसको यूजली ऑन एन एवरेज 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिजॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। एक कहलाता है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर ये है कि उसकी जो डेफिनेशन कह लें या उसकी जो एक्सप्लेनेशन कह लें, वो ये है कि जब एक कंटिन्यूसली एक स्ट्रेस हमारे ऊपर चल रहा हो और उस स्ट्रेस की वजह से मुझे कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं कंटिन्यूसली डिप्रेस चल रहा हूँ, डिप्रेशन मेरा डायग्नोसिस भी हो रहा है कि मैं वो क्राइटेरियाज भी मीट कर रहा हूँ, लेकिन साथ ये भी आइडेंटिफाई हो पा रहा है कि यार ये कॉज है जिसकी वजह से ये हो रहा है। फॉर एग्जांपल आजकल के हालात में देख लें, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं कि जी फाइनेंशियल परेशानियां हो रही हैं, उसकी वजह से ये मुसलसल स्ट्रेस और ये सब चल रहा है, जिसकी वजह से डिप्रेशन आ रहा है। लेकिन अगर वही वाला स्ट्रेस देखें, अब ये वाला कंस्ट्रेंट तो अब बहुत अरसे से है, और फॉर एग्जांपल मैं अगर कहते 2 वीक्स से स्ट्रेस में हूँ, तो आप उसको फिर क्या आप उसको करेंगे ग्रेड? उसमें अगेन होता ये है कि वो स्ट्रेस के अगर हम उसको हटा दें या वो रिजॉल्व हो जाए, ठीक है, और आपके वो मूड सिम्टम्स बेहतर हो जाते हैं, तो उसका मतलब ये है कि वो आपका इनिशियल इंप्रेशन जो था ना एडजस्टमेंट डिसऑर्डर वाला, वो ठीक था, ठीक है। इसीलिए साइकेट्री में अमूमन जो हम देते हैं ना, वो कभी भी फाइनल डायग्नोसिस नहीं देते, हम प्रोविजनल डायग्नोसिस, अगर हमने देनी भी हो तो हम प्रोविजनल डायग्नोसिस देते हैं। बाज़ लोग इसको सिंपल वे में कह देते हैं कि जी आपको सिचुएशनल डिप्रेशन हो गया, क्या सिचुएशन की वजह से हो गया। सीजनल डिप्रेशन भी कोई चीज़ कही? सीजनल डिप्रेशन या वो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो सीज़न के चेंजेस में, मतलब इट्स अ नेचुरल फिनोमेना कि वो सीज़न जब भी चेंज होते हैं, ख़ासतौर पे जब हम विंटर्स में जाते हैं उस वक्त, और जब हम आगे वो स्प्रिंग की तरफ जाना शुरू होते हैं उस वक्त ये जब चेंजेस आती हैं, या विंटर्स में जनरली हम ज़रा लो ज़्यादा फील करते हैं। एक सीजनल भी होता है, एक उसमें ये होता है कि जो लोग पहले से ही थोड़े से वनरेबल हैं, जिनको पहले डिप्रेशन की एपिसोड रही है या बाइपोलर की रही है, उनमें थोड़ा सा ये सीजनल इफेक्ट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि वो उसके साथ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। आदिल भाई, एक मैंने आपको बताया कि मुझे ओसीडी था। अब ओसीडी में क्या होता था कि ये सारे मसाइल और वो अचानक से ऑटोमेटिक थिंकिंग ना, कि वो रात के 12 बजे आप आराम कर रहे हैं, आधे नींद में आधे जाग रहे हैं, अचानक ख्याल आना यार अब्दुल हक उठ के फलां चीज़ चेक कर, ज़रूर कोई गड़बड़ होनी है। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, अब तो उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट है। दूसरा मेरा मसला एडिक्शन क्या है का है। एडिक्शन किस किस्म की डिजीज़ है, अगर ये डिजीज़ है? एडिक्शन बिल्कुल एक बीमारी है, और एडिक्शन के भी अगेन मतलब
उसका भी अब वो टर्मिनोलॉजी अब चेंज हो गई है, जिसको अब हम कहते हैं, उसको कहा जाता है कि अब मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर सेकेंडरी टू, कि जो हम सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं उसके साथ। एडिक्शन में बेसिकली दो चीज़ें आती हैं कि जिसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि ये किसी को सिंपल टर्म में कह लें कि एडिक्शन हो गई है। दो चीज़ें जो आती हैं, एक उसमें आती है डिपेंडेंस और एक चीज़ आती है विड्रॉल्स। ठीक है, डिपेंडेंस क्या है कि एक चीज़ है कि जो मैं एक मिकदार में लेनी शुरू की, फॉर एग्जांपल कोई दवाई है, ठीक है, मैंने वो टैबलेट लेनी शुरू की, लेट्स सपोज मैंने 5 मिलीग्राम की वो टैबलेट लेनी शुरू की, मुझे उसके साथ बड़े अच्छे इफेक्ट्स आए, जो भी चीज़ जिस चीज़ के लिए भी ले रहा था। कुछ अरसे बाद क्या हुआ है कि वो 5 मिलीग्राम की जो दवाई थी उसने अपना असर करना छोड़ दिया। अब मुझे उसकी डोज़ बढ़ानी पड़ रही है। कुछ अरसे डोज़ बढ़ाई, मेरी चीज़ें फिर अच्छी गुजर गई, फिर उसके बाद उसकी डोज़ उसने काम करना छोड़ दिया, मुझे फिर बढ़ानी पड़ गई। एडिक्शन में जो है ना, वो बेसिकली उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसको जो हम बेसिकली उसमें जो देख रहे होते हैं, उसको बेसिकली अब वो डिपेंडेंस सिंड्रोम ज़्यादा कहा जाता है। और वो जो क्लासिफिकेशन में भी अब वो आता है, वो मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर सेकेंडरी टू, जो भी सब्सटेंस आप यूज़ कर रहे होते हैं। एक तो उसमें डिपेंडेंस आ जाती है कि एक सर्टन डोज या एक सर्टन क्वांटिटी या एक सर्टन अमाउंट मैं किसी भी चीज़ की जो ले रहा हूँ, उसके जो इफ़ेक्ट मेरे ऊपर आते थे, चाहे मुझे खुशी महसूस होती थी, चाहे जो कुछ भी होता था, वो अब नहीं आ रहे। उसकी वजह से मुझे स्टेप बाय स्टेप उसकी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ रही है। उसी में साथ ये होता है कि उसके साथ मेरा ड्रग सीकिंग बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है कि अगर मेरे पास वो ख़त्म हो रही है जो भी चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे उसके साथ एक एंजाइटी स्टार्ट हो जाएगी, कहीं मैं रन आउट ना कर जाऊँ। अगर मुझे कहीं जाना है तो मुझे उसकी एक क्वांटिटी अपने साथ हर हाल में लेके जानी है कि जो कहते हैं ना, वर्स्ट केस सिनारियो सोचते हुए कि अगर ये हो गया और मेरे पास नहीं हुई तो गड़बड़ हो जाएगी, मुझे वो चाहिए। फिर उसके साथ ये कि जब अगर किसी भी वजह से हम वो सब्सटेंस नहीं यूज़ कर पा रहे, तो उसके सर्टन क्लासिफाइड या जो कि एस्टेब्लिश्ड विड्रॉल्स हैं, हमें वो आने शुरू हो जाते हैं। और अमूमन हम उन विड्रॉल्स से आने से पहले ही नेक्स्ट डोज अपनी ले लेंगे कि ताकि मैं वो उसमें ना जाऊं। थोड़ा सा मतलब अब इसको अगर हम देखें, इस एडिक्शन को या इसको डिपेंडेंस को जो भी कहें, ये एक तरह से अब साइकेट्री में या साइकोलॉजी में जो है वो एक सब स्पेशलिटी के तौर पे आ गई है बिल्कुल सही है। कि बहुत सारे डॉक्टर साइकेट्रिस्ट जो हैं वो इसमें वो एज अ सब स्पेशलिटी इसको देखते हैं। क्यों? क्योंकि इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। ये ऐसा नहीं है कि आज हमने ट्रीटमेंट करवा ली और ये बात ख़त्म हो गई। इसमें अपना एब्सिडेंट फेजेस भी आते हैं कि जहाँ पर हम एक लंबे अरसे तक या कुछ अरसे तक सब्सटेंस यूज़ नहीं करते, रिलैप्सेस भी होते हैं, बहुत कुछ होता है। मेन चीज़ जो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि अगर कोई भी हमारे पास आ जाता है, कोई भी मतलब अमूमन जैसे बाज़ औक़ात यंग बच्चे जो हैं उनको फैमिली वाले ले आते हैं कि जी ये फ़लानी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, छुड़वाएँ, ठीक है? और वो जब पूछेंगे या बड़ों से भी इवन आप पूछें कि भाई छोड़नी क्यों है, उनके पास कोई रैशनल नहीं होता। वो आपको क्या जवाब देंगे? बुरी चीज़ है। क्या बुरी चीज़ है? लेकिन उसने उस वजह से जो हालात क्रिएट होंगे तो वालिदैन वो नहीं बताएंगे। बाज़ औक़ात ना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है घर वालों को भी समझाना कि देखें, एक चीज़ जिसको हम फ़ोर्स कर रहे हैं ना, वो कभी भी कामयाब नहीं होनी, ठीक है? उसमें मतलब ये पूरा वो एक जिस तरह वो काउंसलिंग या थेरेपी की बात हो रही थी, सीबीटी की बात हो रही थी, सब्सटेंस यूज़ में बिल्कुल वो एक अलग लाइन ऑफ थेरेपीज़ आती है जिसको मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग कहते हैं। अब वो बेसिकली क्या होता है कि आप एक तो पहले कोई भी है, पहले तो एक अगले बंदे का मेरे ऊपर ये कॉन्फिडेंस हो कि यार मैं इसको बताऊँ क्यों कि मैं छोड़ना चाहता हूँ कि नहीं छोड़ना चाहता। मेरे तो आज घर वाले पकड़ के ले आए हैं, 2-4 दफ़ा आ जाऊँगा, उसके बाद ज़रा सा माहौल ठंडा होगा, मैंने निकल जाना है। इसके अंदर मेंटोरिंग भी ज़रूरी है। बिल्कुल। आपको जो मेजर जो इसमें जो एक मेन स्टे है ना, वो इसकी ट्रीटमेंट में वो ये है कि जो भी ट्रीटिंग फिजिशियन हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, कोई भी है, उसके साथ आपकी इस तरह की रैपो एस्टैब्लिश हो के जहाँ पर आप उस पर ये ट्रस्ट करते हो कि हाँ जी ये बंदा मेरे साथ खड़ा हुआ है। और जिस तरह वो मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग की बात कर रहे थे, अब वो फर्स्ट स्टेप स्टार्ट ही वहाँ से होता है कि हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आपको इस वक्त ये प्रॉब्लम नज़र भी आती है कि नहीं आती? नहीं यार। ठीक है, बहुत से लोग एडिक्शन पे मतलब है, जब एक्टिव एडिक्शन में था तो मेरे पास कोई नहीं था कि मैं क्यों छोड़ूं, क्योंकि मैं उससे ओके था। मतलब आप ही ओके नहीं थे, मेरा ख्याल है एज अ फैमिली मुझे भी और हमें ऐसा लगता था कि हाँ वैसे तो बहुत अच्छे हैं, ये थोड़ा सा ही मसला है ना, वरना तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। एग्जैक्टली वो देखिए ना, आपने भी वो जो बात की कि मैं
क्यों छोड़ूं, क्यों छोड़ना तो बड़ी बात की स्टेज है, ठीक है। उससे पहले तो ये स्टेज आती है कि जिसको हम कहते हैं कि जहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम भी लग रही है कि नहीं लग रही है, ठीक है, या जिस तरह हम पानी पी रहे हैं, हम चाय पी रहे हैं, हमें ये प्रॉब्लम ही नहीं लगती। अब इसी कितने तरह लोग से एक फैमिली से बात हुई तो वो बता रहे हूँ कि देखें जी, अगर हम ड्रिंकिंग की बात करते तो की जाती है ना, वो तो कोई एक बात आम बात नहीं, ये तो एक आम बात है, बिल्कुल इसमें तो कोई बड़ी, हाँ वो उसने जो किया है वो गलत है, लेकिन अच्छा, इसका इलाज है मुमकिन? और अगर इसको ठीक तरीके से किया जाए, मतलब है कि एडिक्शन भी, उसका भी इलाज मुमकिन है? टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आई गेस वन ऑफ दोज काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स के जो बहुत टाइम लेती हैं, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि देखें उसमें भी ट्रीटमेंट में भी दो टाइप्स आ जाती हैं, एक जिसको हम एक्यूट कहते हैं या डिटॉक्स कहते हैं, ठीक है। उसमें बाज़ औक़ात बाज़ जगहों पे तो ये होता है कि बस हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, वरना अब बड़ी जो है वो स्पेसिफिक मेडिकेशंस हैं मेजॉरिटी ऑफ द एडिक्शंस के लिए, कि अगर कोई फ़लानी चीज़ लेता है तो उसके लिए जब हमने उसको विड्रॉ करवाना है तो इस दवाई के थ्रू करवाना है, फ़लानी चीज़ लेता है तो इसके थ्रू करवाना है, फ़लानी चीज़ के थ्रू इससे करवाना है। वो उससे क्या होता है कि उनके वो जो विड्रॉल्स और वो जो उनको टेपर, हम बेसिकली उनको एक सब्सटेंस से हटा के दूसरे सब्सटेंस, कंट्रोल्ड सब्सटेंस पे लाके हम उनको टेपर ऑफ करते हैं इन सुपरविजन, ठीक है। वो तो हो गया, उसके बाद असल काम शुरू होता है कि आपने विड्रॉल्स ख़त्म करा दिया, आपने सब कुछ करा दिया, उसके बाद असल अच्छा काम शुरू इसको होता है। डिटॉक्स कहते हैं यहाँ तक। ये बेसिकली डिटॉक्स आपने ठीक। कर दिया। अब उसके बाद जो होता है वो सारा आपकी एक तरह से जिसको हम रिलैप्स प्रिवेंशन या रेड फ्लैग्स आइडेंटिफिकेशन, कि भैया वो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे और लेकिन इस वाले स्टेज पे ये भी बड़ी अहम बात है कि जो है, जो कहते हैं एडिक्ट है, क्या वो इस चीज़ को कहते हैं ड्रॉप भी करना चाह रहा है या नहीं अपनी लाइफ से? एग्जैक्टली मैंने इसीलिए कहा ना, सबसे पहली चीज़ वही आती है कि आया वो इस, हाँ, कि वो इस वक्त मोटिवेटेड है, उनको ये प्रॉब्लम नज़र आती है कि नहीं, प्रॉब्लम नज़र आएगी। फिर उसके बाद आता है एक नेक्स्ट स्टेज आती है कि जहाँ पे वो सोचना शुरू करते हैं कि मैं करूँ क्या। फिर आता है कि अच्छा मैं छोड़ूं ना छोड़ूं। फिर आता है कि अच्छा मैंने नहीं छोड़नी, तो एक अलग हम लाइन पे चले जाते हैं। अगर उन्होंने डिसाइड किया कि मैंने छोड़नी है, फिर हम दूसरी तरफ जाते हैं। तो ये एक पूरा वो जो है ना चेन ऑफ साइकिल है कि जिसमें रिलैप्सेस भी होते हैं, जिसमें एब्सेंट फेजेस भी आते हैं, और ये बड़ा बाज़ औक़ात फैमिली वालों के, फैमिलीज़ के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार हमने एक दफ़ा करवा लिया और वो जो है उसके बावजूद अब फिर से ये हो गया, क्या रीज़न थी, क्या थी। वो एक बड़ा ये एक मतलब इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, और बहुत ही दफ़ा में वो जो है ना, वो आपके जो साइकेट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो एक तरह से आपके फैमिली मेम्बर ही बन चुके होते हैं, क्योंकि और ऐसा उनको ही है, ऐसा ही है। और हाँ, क्योंकि उनको इतना आपके साथ वो इन डेप्थ काम करना पड़ रहा होता है। मतलब वो हमें रेपो वहाँ तक चाहिए होती है कि अगर मैं किसी की ट्रीटमेंट कर रहा हूँ और उसको ये लगा कि अच्छा जी मैं आज वो फ्रेंड के साथ था और उसने मुझे ऑफ़र की, और मैं एक सेकंड के लिए शेक हो गया कि यार किसी को क्या पता चलना, एक से क्या फ़र्क डॉक्टर पड़ना है। सदाकत अली साहब, जो मेरी ये कहते हैं एडिक्शन का इलाज उन्होंने किया पिछले 8-10 साल से, तो वो उन्होंने ये बात की है, कहते हैं पिछले दिनों, वो कहते हैं कि आम तौर पे आते हैं पेशेंट्स और उनके ख़ानदान वाले, उनमें से कुछ हमें अपना सिर्फ देते हैं दिमाग, अपना दिल नहीं देते, हमारी हर बात पे शक करते हैं, और कुछ अपना दिमाग नहीं देते, अपना दिल दे देते हैं, अपने काम करते रहते हैं और कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब आपसे बड़ी मोहब्बत है, और मोहब्बत होती भी है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं अपना दिमाग भी दे दो, अपना दिल भी मुझे दे दो। नहीं, मुझे आपकी बात से तो ये समझ आई कि यानी अपनी इंटेंशंस पर भी गौर करना और उसको शेयर भी करना। ऐसे ही देखिए, मतलब वही वाली बात है ना, अगर मेरी किसी ने सर्जरी करनी है तो सर्जन को कोई इंटरेस्ट नहीं होना कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसने मेरा अपेंडिक्स रिमूव करना है, उसने मुझे बेहोश करना है, अपेंडिक्स निकालना है, हाँ, और मैं और वो अपेंडिक्स वाला जो है पेशेंट, वो वाकई कहेगा यार मेरा जल्दी ऑपरेट करो, मुझे शदीद पेन हो रहा है। वो बस उसका वो ताल्लुक वहीं तक है। यानी ये तो फिर बड़ा दर्द दिल रखने वाली बात हुई इंसानियत का, अगर आप मतलब दिमाग के इलाज में करने वाले हैं। यहाँ पे इसमें बहुत आपको वो इन्वॉल्व बहुत सारी चीज़ों में होना, अगेन वही वाली बात ना कि शुरू के एक देखो, आज अगर कोई लेट्स से कि कोई 3 साल का बच्चा भी मेरे पास आ जाए, वो आज जब मेरे पास आया तो उसके पास एक 3 साल की एक पूरी एक पेरेंट्स की हिस्ट्री रही है उसके साथ 3 साल की, जिसकी वजह से आज जो कुछ भी हो रहा है वो
मेरे पास आए हैं, मैं वो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 सेशन में, 10 सेशन में समराइज़ नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते एग्जैक्टली। मुझे उसमें खुद टाइम लगेगा कि मैं वो उसको समराइज़ कर सकूँ कि ये 3 साल में हुआ क्या है कि जिसकी वजह से आज आपको मेरे पास आना पड़ा। लेकिन ऑल इन ऑल इसका इलाज मुमकिन है, और मैं अक्सर कहता हूँ कि इलाज बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ठीक है, एडिक्शन का इलाज तो मतलब इट्स एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, लेकिन जो और रोड है वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। ऐसा ही है सब। मेरे पास वो अपने जो फ्रेंड्स हैं वो दे ऑफन फील कि आई एम टू ऑप्टिमिस्टिक अबाउट थिंग्स एट टाइम्स, लेकिन यस आई फील है कि बिल्कुल है। और अगेन उसमें वही वाली बात ना कि जो फर्स्ट स्टेप है, मुझे बाकी फील्ड्स का नहीं पता, मैं साइकेट्री साइकोलॉजी के बारे में बात करता हूँ कि द फर्स्ट स्टेप बिगिंस विद कि जहाँ पर आप अपनी जजमेंट्स ख़त्म कर देते हैं, रादर देन कि आप एक बंदे को जज ही करना शुरू कर दें कि जी ये है ही ऐसा, या ये ऐसा है या वैसा है। जब आप ओपन माइंडेड होकर एक पर्सन को ह्यूमन लेवल पे डील करते हैं, अदिल भाई, फिर मैं आप सब कुछ समझता हूँ possible कि कर जो सकते हैं। आपकी है ना फील्ड, उसमें आप लोगों को नहीं करते होंगे जज। अनकंडीशनल रिस्पेक्ट महसूस हो रही है। ऐसे ही है। देखो मैं नहीं मानता कि आप किसी को देखते होंगे वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, आप जहन में कहते होंगे इसके साथ ये मसला है असल में। मैं इसमें ना एक पर्सनल क्वेश्चन करना चाहूँगी। एक इसमें आई डोंट नो कि वो आपके उसमें इसकी है कि नहीं लिमिट। दिल भाई, ऐसा कोई केस है आपकी ज़िंदगी में यानी जिसने आपको शेक किया और आप एम्बिशियस हुए और आपने कहा कि ये फील्ड मैंने जाना है और यहाँ मैंने फ़र्क पैदा करना है? मेरे ख्याल से सारे ही ऐसे। अच्छा, यानी इट इज़ सो मोटिवेटिंग फॉर यू। मेरे ख्याल से मैं इसीलिए शायद मेरे ख्याल से जो है ना, मेरे आई सी वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स एवरी डे। मेरे ख्याल से मेरे बहुत हुआ 6-7 से ज़्यादा, अगर कभी 6-7 हो गए, वरना 1-2 इस तरह होते हैं, क्योंकि मेरे अंदर इतनी फिर मेंटल कैपेसिटी बचती नहीं है कि मैं उसके बाद जो है ना वो मज़ीद कुछ और कर सकूं। तो अगेन मतलब आई सिंपली बिलीव कि आप एक, if you can make a difference in one person's life, that is far better than working with 100 people and making no difference at all. तो ये है उसमें, तो इसलिए ये अप्रिशिएट माशाल्लाह। और अच्छा अदिल भाई, आखिरी जो मैंने अपनी लिस्ट में रखा हुआ है दैट इज द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये क्या चीज़ है? ये मुझे कुछ लग रहा है इट्स लाइक अ बाइपोलर डिसऑर्डर। नहीं, ये बिल्कुल सर डिफरेंट होता है। इसको बिलो द एज ऑफ 18 हम इसको यूजुअली कहते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर, और आफ्टर द एज ऑफ 18 हम उसको पर्सनैलिटी कंडक्ट आप किस अच्छा, तरह से काम करते काम करते हैं कि आपके बिहेवियरल उसमें यूजुअली अंडर द एज ऑफ 18 हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं कहते, क्योंकि पर्सनालिटी बनी ही नहीं होती, हम उसको कंडक्ट डिसऑर्डर कहते हैं। आफ्टर द एज ऑफ 18 हम उसको फिर वो यूजुअली पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स कहते हैं। लेकिन अगेन उसमें भी कभी भी एक मीटिंग में या एक सिटिंग में, चाहे वो जिसको कहते हैं ना कि रिटन ओवर द वॉल भी हो, तब भी हम उसको वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स नहीं कहते। हम यूजुअली उसमें कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ों को देखते हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर इट्स अ वेरी वास्ट, और अगेन मेरा ख्याल से किसी हद तक जिस तरह हमने एडिक्शन की बात की कि जिसका बड़ा एक लंबे अरसे इलाज चलता है लेकिन इट्स मैनेजेबल और क्योरेबल भी है, इसी तरह पर्सनैलिटीज़ का भी है। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की पर्सनैलिटीज़ आ जाती हैं। वो अगेन कुछ टर्मिनोलॉजीज़ ICD में डिफरेंट हैं, DSM में डिफरेंट हैं। जनरली जो हमें सुनने को मिलती है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटीज़ मिलती है, हमें एंटी सोशल सुनने को मिलती है। एंटी सोशल वो वाली नहीं है कि जो लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, वो थोड़ा सा बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म की हो जाती हैं। आप वो सीरीज़ वगैरह देखें कोई लॉ एंड ऑर्डर बेस्ड, तो उसमें आपको वो क्या वो एक टर्म साइकोपैथ्स और सोशियोपैथ्स, इस तरह की वो टर्मिनोलॉजी। अब बेसिकली वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन वो एक सर्टन टाइप को एक उन्होंने वो एक लीगल टर्म के तौर पे उसको किया हुआ है, तो वो उसमें मुख्तलिफ आ जाती हैं। अगेन वही वाली बात कि डिसऑर्डर हम उसको इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि उनका सर्टन चीज़ों के लिए रिएक्शन, उनकी फंक्शनिंग, उनकी कोपिंग स्किल्स डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जो हम एक एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में ये है कि यूजली जो इनका डायग्नोसिस है वो आफ्टर द एज ऑफ 18 है। बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स उसको हम जनरली कंडक्ट डिसऑर्डर कहते हैं। कंडक्ट में बेसिकली वो इमोशनल, बिहेवियरल वो चीज़ें आ जाती हैं। अमूमन उसका वो मकसद ये होता है कि मतलब ये कि कुछ हमें फैक्टर्स या कुछ बिहेवियरल पैटर्न्स इस तरह के नज़र आने शुरू हो गए कि जिन पर अगर भी हमने काम नहीं किया, तो वो जिस तरह हमने शुरू में बात की कि बच्चों की पर्सनैलिटी बन रही होती है टिल द एज ऑफ 18, 19 या सो ऑन, तो वो आहिस्ता आहिस्ता होते होते वो उनके पक्के जो अभी ट्रेड्स हमें नज़र आ रहे हैं वो उनकी पर्सनैलिटी बन जाएंगी।
अब उसमें फिर वो क्लासिफिकेशन के हिसाब से आईसीडी में या डीएसएम में मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ वो यूज़ करते हैं। कहीं बॉर्डर लाइन यूज़ होती है, कहीं जो है वो एंटी सोशल यूज़ होती है। एंटी सोशल जनरली उसका मतलब ये नहीं कि उनको लोगों से मिलने जुलने में कोई प्रॉब्लम होती है, वो उनकी इमोशनल और बहुत सारे और बिहेवियर्स की बुनियाद पर हम कह रहे होते हैं। इसी तरह अगर ये आप सीरीज़ वगैरह या वेब सीरीज़ वगैरह देखते हो, उसमें ख़ास तौर पे जो ये ज़रा क्रिमिनल ओरिएंटेड होती हैं, उसमें एक टर्म बड़ी यूज़ करते हैं साइकोपैथ्स, सोशियोपैथ्स, इस तरह करके। अब वो लीगल टर्म्स के तौर पे वो यूज़ करते हैं टू डिफाइन सर्टन पर्सनैलिटीज़। तो अगेन उसमें ये जितने जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, जिस तरह हमने वो थोड़ी देर पहले सब्सटेंस यूज़ की बात की थी, ये वो चीज़ें कि जिन पे बहुत हमें काम करना पड़ता है। इसलिए क्योंकि वो उनकी बेसिकली कोपिंग स्किल्स, उनकी इमोशनल स्टेट और बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो रही होती हैं कि जिसकी वजह से वो एक सर्टन पैटर्न ऑफ बिहेवियर हमें नज़र आ रहा होता है। मतलब हर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंडर में वो एक सर्टन क्लस्टर है कि हमें ये चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि जी कोई बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी है, तो वो हम ऐसे ही नहीं कह रहे कि हमारा दिल कर रहा है बॉर्डर लाइन कहने को। उसमें वो पूरे वो कुछ सिम्टम्स होते हैं कि जी ये चीज़ें आ रही होती हैं। एंटी सोशल हैं तो उसमें कुछ आ रही होती हैं, इमोशनली अनस्टेबल हैं उसमें कुछ आ रही होती हैं। सो अगेन उसमें कहीं कहीं थोड़ा बहुत रोल मेडिकेशंस का आ जाता है, वरना अगेन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स मेनली वो हैं कि जहाँ पर हमें मेन स्टे जो है वो अगेन वो थेरेपी आती है। और थेरेपी में भी जिस तरह हमने शुरू में बात की थी सीबीटी, इनकी थोड़ी सी वो डिफरेंट होती है। उसको इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उसको डीबीटी कहते हैं। मुझे फुल टर्मिनोलॉजी इस वक्त इसकी याद नहीं आ रही। आई गेस डायलेक्टल बिहेवियरल थेरेपी कहलाती है वो। तो वो बेसिकली उसमें जो है वो मेन स्टे होता है। बेसिकली क्या है कि अब वही जिस तरह हमने शुरू में बात की थी कि एक पर्सनैलिटी बन गई है, उसको हम बहुत ज़्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते। हाँ, हाउ टू वर्क अराउंड इट हम वो थोड़ा सा उनके साथ कर सकते हैं। तो यूजली पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो हैं जहाँ पर उसमें अगर ठीक है बाज़ औक़ात कुछ सर्टन उसके साथ किसी ज़माने में एक कॉन्सेप्ट ड्वेल डायग्नोसिस का तो ख़ैर अभी भी है, लेकिन कुछ अरसे पहले तक ना डायग्नोसिस साइकेट्री में हम जो कर रहे थे वो एक्सेस पे कर रहे होते थे। एक्सेस 1 पे मेंटल हेल्थ जिस तरह डिप्रेशन, एंजाइटी कुछ भी आ गया। एक्सेस 2 पे पर्सनैलिटी, एक्सेस 3 पे आई गेस मेडिकल आती थी और 4 और 5 इस तरह आती थी। वो खैर अब ख़त्म हो गया, लेकिन उसमें भी अगेन ये कुछ पर्सनैलिटी जो हैं वो एंशियस पर्सनैलिटीज़ होती हैं, कुछ अवॉइडेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं, कुछ इमोशनल होती हैं। तो वो इस तरह की इनमें मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन या उनको हम थोड़ा सा कैटेगराइज डिफरेंट वे में कर देते हैं। बट देन अगेन जहाँ पर अगर उसमें मेडिकेशन की हमें नीड लगती है तो मेडिकेशन, वरना अदरवाइज यूजली इसका मेन स्टे ऑफ मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट जो है वो डीबीटी है। यहाँ पर जो मैंने आज के लिए किए थे, आप जो हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि कोई एक भी कंडीशन ऐसी नहीं है जिसके बारे में आदिल भाई ने कहा हो कि इसका कोई इलाज नहीं है। इन सब कंडीशंस के इलाज मौजूद हैं। और क्योंकि ये हमारे दिमाग से मुतल्लिक हैं, तो इस वाले स्टिग्मा को आपने करना है ब्रेक और आप इलाज के लिए आएँ। मैं ख़ुद एडिक्शन और एसीडी और ओसीडी का पेशेंट हूँ। इलाज मौजूद है, इसको सीख करें और इंशाअल्लाह आपको ज़रूर अफ़ाका होगा। इसमें एम्बैरस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आदिल भाई, अब हम ये ऐसा टॉपिक है अगला कि इस पर पूरी पॉडकास्ट हो सकती है, लेकिन इसको बस हम हल्का सा टच करेंगे। मेडिकल प्रोफेशन क्या मांगता है? मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। डायबिटीज़ है मुझे और मैं 6 साल का था तो उस वक़्त मुझे अगर डायग्नोज हुई 1987 में। उस वक़्त मैं ये बिहेवियर देखता था अपना अम्मी और अब्बू का कि वो एक उम्मीद लेकर जाते थे डॉक्टर के पास, और उनको उस ज़माने में कुछ स्टाइल भी यही था। डॉक्टर्स, इलाज मेरा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन डॉक्टर्स कहते थे अल्लाह खैर करेगा, बस इसको ये आप करें मैनेज, इन वाला ये चीज़ों को आप देखें और चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी और खैर हो जाएगी। उस वक़्त बड़ा अच्छा लगता था। उस वक़्त वाकई कहते हिम्मत होती थी और सब काम सही से चलता था। लेकिन मैंने डायबिटीज़ मैनेजमेंट और डायबिटीज़ के इलाज
कि मैं अपने आप को कहता हूँ कि आई एम द हिस्ट्री। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ और मैं कहूँ कि डॉक्टर साहब, मेरी एज इतनी है और मेरी ये जो है, ये मेरा मर्ज, बेशक इट इज़ अंडर कंट्रोल, लेकिन है इतना पुराना, मुझे समझाएं मैं आगे क्या करूं। मुझे स्टिल आगे से मिलती है तसल्ली, नहीं आप परेशान ना हो, नहीं आप ठीक जा रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि मुझे बताया जाए मैं ठीक तो जा रहा हूं, मैं किस तरह जा रहा हूं, उसके इंडिकेटर्स क्या हैं, और अगर इसमें कुछ मज़ीद हो सकती है बेहतरी वो बताई जाए, तो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते डॉक्टर। अब आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि आप किस तरह करते हैं डिसाइफर, ये जो पेशेंट आया है ये मुझसे ये वाला, इसने इसने मुझसे कहना है कि आप उसको कहें यार तू ठीक हो जाएगा, और एक पेशेंट आया उसने कहना है कि नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मुझ में जो खराबी हैं वो निकालो। तो आप किस तरह डिसाइफर करते हैं और कौन सा एक ऐसा लेते हैं पाथ जो ना इस एक्सट्रीम पे हो और ना उस एक्सट्रीम पे हो? इसमें सर जो मेरे ख्याल से जो आपने इनिशियली जहाँ से बात स्टार्ट की थी ना कि मेडिकल प्रोफेशन की मेरे ख्याल से एक तरह से बैकबोन क्या है, जिस तरह मैंने वो शुरू में भी बात की कि जी इन्फॉर्म डिसीजन हो, ये हो, मेरे ख्याल से द इंटायर बैकबोन ऑफ ह्यूमैनिटी इज़ कम्युनिकेशन। कि हम मतलब अल्लाह मियाँ ने हमें बोलने की सलाहियत इसलिए दी है क्योंकि हम अपने आप को कम्प्लीटली एक्सप्रेस कर सकते हैं। होता क्या है कि चलें, आपने वो मुझसे सवाल किया तो मैं अपनी एग्जांपल दे के कहता हूँ कि कोई भी जो फर्स्ट टाइम आता है, ठीक है, देखें एक ऑब्वियसली हमारा एक कल्चर है, ठीक है, कि हमें अच्छे की उम्मीद हमेशा होती है, ठीक है, और उसके साथ बहुत सारे हम रिलीजियस वर्ड्स को एसोसिएट भी करते हैं कि जी ये अगर मैं बोल रहा हूँ तो इससे एक उम्मीद इनको बंधेगी, जो कि बंधनी भी चाहिए। अगेन जिस तरह वो बीच में हमने कई जगहों पे डिस्कस भी किया कि साइकेट्री या साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें मैं एक ही दिन में आपको सब कुछ नहीं बता सकता, ठीक है। मैं आपको डे वन पे ये बता सकता हूँ कि आपकी जो कंप्लेंट्स हैं या जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं उसके हिसाब से ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। उसमें एक आज जो मैं आपको बता सकता हूँ वो मैं ये बता सकता हूँ कि आपके साथ जो हो रहा है ये कितना कॉमन है दुनिया भर में, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे अंडर द एज ऑफ 18 बच्चों को मैं बता रहा होता हूँ कि जी 12-13 ईयर्स ऑफ एज से लेके 18-19 ईयर्स ऑफ एज तक डिप्रेशन जो है वो दुनिया भर में बच्चों की बीमारियों की लिस्ट में 3rd नंबर पर है। इसकी प्रिवेलेंस जो है वो 35% से ज़्यादा है कि इतना ये कॉमन है। दूसरा ये कि हाँ इसकी ट्रीटमेंट मौजूद है, ठीक है, ये हमारे पास यूज़ किया। उसी में अगेन क्या होता है कि आप साथ वही वाली बात कि कम्युनिकेशन और कुछ चीज़ें आप उनको बताना शुरू कर देते हैं कि जी एक जैसे मिसाल के तौर पे आज मैंने आपको ये दवाई दी है, इसने आज कोई काम नहीं करना, इस दवाई को असर करने में, चीज़ों को बेहतर होने में 2 से 4-6 हफ्ते भी लग जाएंगे। ये भी हो सकता है कि हमारा ये ट्रायल फेल हो जाए डिस्पाइट द फैक्ट कि मैंने आपको बेहतरीन दवाई दी है, आपको सूट नहीं की, आपको सूट नहीं की, तो ये हो सकता है ये हमारा ट्रायल फेल भी हो जाए। गाइडलाइंस में अगर आप देखें ना तो उसमें अगर मैं साइकेट्री की गाइडलाइंस की मैं बात करूँ, उसमें हर डिसऑर्डर के एंड में एक गाइडलाइन लिखी होती है कि हमने मैनेजमेंट करनी किस तरह, और उसकी मतलब सबकी सेम है। आपने एक मेडिसिन दी, इफ़ेक्ट नहीं आ रहा, आप एडेरेंस चेक करें कि दवाई ले रहा है नहीं ले रहा है, डोजिंग सही हो रही है नहीं हो रही, आप ये चेक करें। उसके बाद अगर वो सब कुछ ठीक है, आप फिर भी रिस्पांस नहीं आ रहा, आप मेडिसिन चेंज करके देखें, फिर रिस्पांस नहीं आ रहा, आप ये करके देखें। और तीसरा चौथा पॉइंट हर जगह ये लिखा होता है, आप अपनी डायग्नोसिस रिव्यू करके देख लें, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने डायग्नोसिस ही गलत कर दिया या आप उस तक पहुंच नहीं पाए। गलत तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपका इंप्रेशन डिफरेंट है, हाँ, कि मतलब आप एक दफ़ा रिव्यू करके देख लें। अच्छा, यहाँ पर ना हमारी जो है ना, कहते हैं एक हमारी जो यहाँ पे एक है बोली, उसमें कहा जाता है कि उस डॉक्टर के पास जाओ उसके पास कहते हैं हेक्टिक इलाज है, या उसके ये हाथ में शिफा है। उसके हाथ में शिफा है। उसका मतलब ये होता है कि वो एक दफ़ा हम जाएंगे, अदील भाई ने अपना वो निकाला पैड, उसमें 5-6 दवाइयाँ लिखी, मैंने वो दवाइयाँ खाई, मुझे आराम आ गया। तो फिर इनको कुछ हुआ तो मैंने कहा कि अदील भाई हैं मेरे साथ चलो, उनके हाथ में शिफा भी है और वो हेक्टिक इलाज है। हेक्टिक का मतलब यहाँ ये समझा जाता है कि वो बस इट इज़
एक ही टाइम का विजिट है, एक ही स्टॉप में सारे काम हो जाएंगे। ये वाली चीज़ आपको कितना परेशान करती है? ये शुरू शुरू में काफ़ी ज़्यादा करती थी, स्पेशली जब बहुत यंगर बच्चे हमारे पास आते थे तो और उनको वो कोई ना कोई मैजिक पिल चाहिए होती थी। मेरा ये मतलब मुझे इट्स बीन 7 years नाउ के इधर स्प्रिंग क्लिनिक मुख्तार शेख हॉस्पिटल में आई एम प्रैक्टिसिंग, तो वो आते थे और इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग जो मैं अक्सर अपनी वो टीम के साथ शेयर भी करता था कि एडल्ट पेशेंट्स यूजुअली इतनी ज़्यादा मेडिकेशन की डिमांड नहीं करते, पेरेंट्स की ज़्यादा डिमांड होती है कि बच्चों को दवाइयाँ दो। ठीक है, अब अगेन देखें एज अ डॉक्टर जिस तरह हमने शुरू में बात की ना, कुछ राइट्स कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मैंने उनको बताया कि आपके बच्चे को इस वक्त मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि इस एज में इन चीज़ों के लिए मेडिसिन कोई भी जो है वो एविडेंस बेस्ड अप्रूव ही नहीं है। जब अप्रूव नहीं है तो मैं दूंगा नहीं। अगला सवाल ये होता है कि जी फलाने ने तो हमें ये प्रिस्क्रिप्शन दिया, वो गलत था। मैंने ये कब कहा कि वो गलत था? ठीक है, वो उन्होंने अपने हिसाब से दिया, उनके पास उसकी कोई जस्टिफिकेशन होगी। ना मैं किसी को गलत कह रहा, ना मैं किसी को जस्टिफाई कर रहा। ठीक है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, आपने दवाई दी, आपको फ़ायदा लगा, फ़ायदा लगा 100 बिस्मिल्लाह कंटिन्यू कर लें, नहीं लगा बंद कर दें। लेकिन मेरे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि जितना महदूद इल्म या जितनी महदूद नॉलेज मेरे पास है, मैं उसके हिसाब से आपको बेस्ट गाइड करूं। मेडिसिन नहीं है तो नहीं है, ट्रीटमेंट थेरेपीज़ हैं तो थेरेपीज़ हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन है तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। अक्सर जो ज़िद होती है वो MRI या CT स्कैन के ऊपर होती है कि जी MRI करवा लें, CT स्कैन करवा लें। बात यह है कि MRI CT स्कैन वहाँ पे करवाएं ये कि जो हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, मेरे ख्याल में उसमें तो आती ही हाँ, नहीं है शायद। अब MRI CT स्कैन वहाँ पे कराएं कि जहाँ पे उसकी वजह से मेरी मैनेजमेंट चेंज हो जाए। मैं किसी बंदे के 10-15 हज़ार क्यों ज़ाया करवा दूँ या क्यों करवा दूँ जिसमें मुझे पता है कि मुझे MRI या CT स्कैन में आना क्या है। ठीक है, मेरी मैनेजमेंट या मेरी उससे चेंज नहीं होनी। हाँ, न्यूरो दिल की तसल्ली तो है ना कि हमने इतने पैसे लगाए और हमने 10-15 हज़ार में कहीं ट्रिप कराएं, उससे बेहतर तो ज़्यादा दिल की तसल्ली हो जाएगी। देखिए अगेन अब न्यूरोलॉजिस्ट करेगा उसको, बहुत सी दफ़ा मैं अगर जिस तरह न्यूरोलॉजिस्ट सजेस्ट कर रहे होते हैं वो अपनी कंफर्मेशन के लिए कर रहे होते हैं कि यार मैंने एक आइडिया लगाया कि ये पॉसिबिलिटी है, मुझे लगता है कि इस जगह पे लीजन है, मुझे उसको कंफर्म करना है, क्योंकि उसके हिसाब से उनकी मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी। साइकेट्री में तो हमें मतलब कुछ थॉट्स थोड़ी नज़र आ रहे हैं, हमें तो वो ब्रेन नज़र आना है। बहुत सी कुछ फाइंडिंग्स इस तरह की मुझे पता है ऑलरेडी। मतलब फॉर एग्जांपल अब जिस तरह लोअर IQ के बच्चे या लर्निंग डिसेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल डेफिसिट के जो बच्चे, मुझे पता है मैं उनका आज CT स्कैन MRI करवाऊंगा, उसमें क्या आएगा। लेकिन बात यह है कि मैं वो जब मुझे ऑलरेडी पता है और मैंने करना फिर भी वही है। ये कि वो अगर उसके माँ बाप उसको लेके आते हैं, आप उनको कहते हैं पहले दिन ही बता देते हैं ये मसला है के साथ, तो उनका दिल टूट जाएगा। नहीं, अब वो उसमें होता है बात, मुझे अब याद है एक आध पेशेंट बड़े मुझसे, मैं फर्स्ट टाइम उनको बता दिया था इस तरह, तो वो बड़े नाराज़ भी होते हैं। उनको बाद में फिर कॉल करके अपोलोजाइज करके उनको समझाया था, मेरा कहने का मकसद ये नहीं ये था। लेकिन देखिए एज अ डॉक्टर जो हमारी जो मेडिकल एथिक्स है ना, वो ये है कि आपको एवरी स्टेप पर आपको पता हो कि आपके साथ हो क्या रहा है और हम कर क्यों रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको कोई एक दवाई लिखी है, रैंडमली पिक कर लेते, मैंने आपको फ्लॉक्सिटीन लिखी है, आपको पता होना चाहिए मैंने फ्लॉक्सिटीन लिखी क्यों है। ठीक है, और उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। ये तो आप कह रहे हैं कि पता होना चाहिए, लेकिन यूजुअली तो प्रैक्टिस ये नहीं है कि जी नुस्खा दे दिया डॉक्टर साहब ने, अगली बात भी नहीं सुनी। ये भी तो प्रैक्टिस में हमने देखा है। मतलब हम पूछ रहे होते हैं कभी कभी कि डॉक्टर साहब ये वाली दवाई क्या होगा, इसका फंक्शन क्या होगा, उसके पास टाइम ही नहीं कि वो बताएं और एक्सप्लेन करें। और देखिए डॉक्टर के पास टाइम ही अच्छा, नहीं। इसकी एक और वजह मैं आदिल भाई, मैं जब अगर लाहौर में मैं जब इलाज में था ना इंडोर में, डॉक्टर्स एक और वजह से भी नहीं बताते। वहाँ पर कुछ इंडोर पेशेंट्स वो होते हैं एडिक्शन में, जिनको इंडोर रख के इलाज रखना होता है ताकि वो उनका कहते रिलैप्स ना हो सके। उनको अपनी कुछ होते हैं बड़े तेज़, उनको उस दवाई का नाम पता चल जाता है और उनको पता होता है कि इस दवाई से इन्होंने हमारा ये वाला काम करना है। तो और जो नए पेशेंट्स आते हैं उनको बताते हैं ये शेप है, ये नाम है, ये गोली जब तुम्हें देना, इफेक्ट हो या ना हो, तुमने कहना है मैं ज़रा स्लो फील कर रहा हूँ। तो क्या ये वजह तो नहीं है? देखें उसमें भी जो है ना ये इंटरव्यूइंग की टेक्निक्स होती हैं, इसको हम कहते हैं सब्जेक्टिबिलिटी, कि मैं एक बंदे से एक सवाल करी जा रहा हूँ और वो हर सवाल पे हाँ 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 करी जा रहा है। ठीक है, तो बीच में हमने ये सवाल कुछ इस तरह के निकालने होते हैं कि जहाँ से हम ये डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये सिर्फ मेरी हाँ में हाँ मिला रहा है
या ये कुछ या और ये है, हाँ कर रहा है। या इसको वाकई हो रहा है। प्लस दूसरा ये बड़ा कॉमन फिनोमेना है और ये इट्स अ प्रूवन फैक्ट कि आज मेरे पास कोई आया, मैंने उससे क्वेश्चनिंग की, वो किसी और साइकेट्रिस्ट के पास गया, उसने क्वेश्चनिंग की, वो तीसरे के पास गया, उसने कुछ क्वेश्चनिंग की। अब चौथे पे जाने से पहले उसका एक माइंड बन चुका होगा कि मुझसे ये सवाल पूछेंगे, मैंने जब ये जवाब दिया तो डॉक्टर ने ये रिएक्ट किया, वो किया। डॉक्टर शॉपिंग की बात कर रहे हैं आप। वो बाज़ औक़ात ये होता है, देखें एवरीबॉडी इज़ इंटेलिजेंट, हर किसी का दिमाग है माशाल्लाह, काम कर रहा होता है। तो वो लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं वो हम कम कर दें। आपने वो जिस तरह वो बात की कि डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं है, मुझे उसकी हमेशा एक ही मिसाल आती है दिमाग में कि मैं एक दर्जी हूँ और मैं कहूँ कि मैं कपड़े इसलिए नहीं सी रहा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिर मैं कर क्या रहा हूँ? सिंपल सी बात है, अगर मैं डॉक्टर हूँ, मेरा प्रोफेशन नहीं, अगर कपड़े इतने अच्छे सीते हैं कि ढेरों ढेर आ रहे हैं कपड़े, तो फिर तो नहीं, मैं नहीं सी रहा ना, मैं बस ऊपर से सीखे वो जिसने ईद पे बना के दे देते हैं कि जी बस काम चलाओ, अभी ईद गुजरेगी उसके बाद देखी जाएगी। तो देखें अगेन ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, मैं ये नहीं कहता कि वो अगेन वही वाली बात कि आई एम नॉट आंसरेबल फॉर एवरीवन, नॉर एवरीबडी इज़ आंसरेबल फॉर मी। बात यह है कि एज एन इंडिविजुअल मैं क्या कर सकता हूँ। जिस तरह मैं वो एग्जांपल आपको दे रहा था कि शुरू में जब यहाँ पर हम आए तो इट वाज अ डे इन डे आउट स्ट्रगल फॉर अस। मैं और जो हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट थी, हमारी डे इन डे आउट की स्ट्रगल थी। हमारे पेशेंट बड़े ड्रॉप आउट हो जाते थे कि जी ये कौन सा डॉक्टर है जो दवाइयाँ ही नहीं देता, ये तो आगे थेरेपी में लगा रहा है, ये वो हम फलाने के पास जाएंगे, वो जाएंगे, वो जाएंगे, कि जी बस फ़ौरन हो। आज आफ्टर 7 ईयर्स एक रेपुटेशन ये बनी है कि जी फलाने उस डॉक्टर के पास चले जाओ, वो दवाइयाँ नहीं देता। बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे लोग अब जो उस वक़्त वो गुज़र गए उस फ़ेज़ से, उनको बात देखें अगेन वही वाली बात, जब आप किसी को नॉलेज देते हैं ना, उसको वो बात उस वक़्त समझ आए ना आए, कहीं न कहीं वो प्रैक्टिकल लाइफ़ में आके उसको वो बात क्लिक करती है कि यार उस वक़्त मुझे ये कहा था। हमारे पास बहुत सारे जो फ़ॉलो-अप्स हैं वो हैं कि जो 2-2 3-3 क्या 5-5 6-6 साल बाद वापस आए। ये तो फिर आपने ये बात हमें, मेरा ख्याल है कि लगे रहे हम भी, तो जो हम समझाना चाह रहे हैं अल्लाह करेगा कि उसका कोई ना कोई हल होगा। आप लोगों को नॉलेज देना हमारा काम है, ठीक है? हमने लोगों को जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं, अ, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, हमने वो उनको बतानी है। आगे वही वाली बात कि ये उनका राइट है कि मैं उनको ये सब बताऊं, ठीक है? द मोमेंट मैंने उनको सब कुछ बताने के बाद मैंने उनको प्रिस्क्रिप्शन हैंड ओवर कर दिया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू है और मेरे राइट शुरू हैं। उन्होंने मेडिकेशन नहीं ली, उसके बाद वो मुझसे कोई शिकायत कर रहे हैं, तो अगेन आई एम नॉट आंसरेबल, लेकिन अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके ऊपर चढ़ाई कर दूं कि यार तुमने ये तो किया नहीं और ये कुछ किया नहीं। अगेन देखें, तो फिर आप क्या कहते हैं? मैं कहता उनको कुछ नहीं हूँ। मेरे दिमाग में हमेशा सिर्फ एक चीज़ रहती है, देखें हम बैठे हुए हैं हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल में कोई भी खुशी से नहीं जाता। जब मैं सुबह खुशी से अस्पताल नहीं जा रहा, मेरा तो काम है। जो बेचारे तो नहीं कहने चाहिए, जो लोग आ रहे हैं कोई खुशी नहीं आ रहा, कोई खुशी से नहीं आ रहा। मैं आपसे यहाँ पे थोड़ा सा करूँगा डिफ़र। जो आता है ना मरीज़, उसको अगर खुद एहसास नहीं है ना कि वो एक बेचारी स्टेट में है, तो उसको एहसास दिलाना चाहिए कि तुम वाकई बेचारे हो चुके हो और हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन मदद एक्सेप्ट कर लेना। मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक खातून के खासे इश्यूज थे, तो उनको मैंने, मतलब उनसे बात हुई 1 बार 2 बार, मुझे लगा कि उनको ही अपने इश्यूज बता बता के महसूस हो रहा है कि शायद ये तो मतलब ऐसे हैं कि जो कि हल किए जा सकते हैं और जिस पर बात की जा सकती है। यानी कभी कभी ऐसा होता है ना कि निबोला कम होता है, तो उन्होंने 1-2 बार अपनी बात करने के बाद ही उन्होंने कहा कि देखो मुझे तो बात करने के बाद बहुत फायदा हुआ है। आई वाज जस्ट थिंकिंग, अभी तो हिस्ट्री चल रही थी और फायदा होना शुरू हो गया, तो मुझे समझ आई कि मैंने कहा लोग तो खुद ही अपने हालात बता के भी पुट ऑफ हो जाते हैं। अच्छा दिल भाई, मैं इस वाली जो आज हमारा हो रहा है इसमें ये भी मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि अगर पाकिस्तान का मेडिकल जो है कहते तमाम प्रोफेशन किस तरह चल रहा है। मैं जाऊं, मैं कहते कोई भी टैबलेट ले सकता हूं, तो वो उसको हम इंशाल्लाह कभी बाद में रखते हैं। एक बड़ी अहम बात आपने स्टार्ट में कोई बात की, उसके मैंने एक लिख लिया, इसको हम आखिरी पॉइंट रखते हैं। कोई आदमी या कोई औरत आती है आपके पास और दे आर इलिटरेट, ओसीडी का उनको नहीं पता, मूड डिसऑर्डर का उनको नहीं पता, बाइपोलर, ईटिंग डिसऑर्डर, एडिक्शन का तो नाम ही न लेना।
उनके सामने ये चीज़ें डिस्क्लोज करना, किस तरह से आप ये वाली चीज़ें, आपकी अप्रोच क्या होती है? देखें, उसमें सिंपलेस्ट ये है कि आपको आइडिया हो रहा होता है, मैं अगर किसी को कुछ बता रहा हूँ इसको कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अब बहुत सी जगहों पे हॉस्पिटल्स में, जहाँ पे जैसे आप कराची में, मुझे पता है हॉस्पिटल्स में क्या कहते हैं उनको, ट्रांसलेटर्स मौजूद होते थे, ठीक है। हर लैंग्वेज के वो ट्रांसलेटर्स होते थे और वो अवेलेबल होते हैं मेजॉरिटी हॉस्पिटल्स में। अब उसमें क्या है कि अब जैसे मिसाल के तौर पे मुझे ये लग रहा है कि यार ठीक है, इसने जो मुझे बताया मुझे समझ में आ गया, लेकिन अब जो मैं इसको बताने लगा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें फिर क्या होता था कि हम वो ट्रांसलेटर को कॉल किया करते थे, ठीक है। और वो इतने ट्रेंड होते थे कि उनको पता होता था कि जो एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड मैंने यही बोलना है, इसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं करना है, मैंने बस एज इट इज़ वो करना है। अब जिस तरह जब मैं कराची से इधर आया था, सराइकी मुझे समझ में आ जाती है एक ख़ास लेवल तक। बहुत ज़्यादा गाड़ी, बहुत ज़्यादा वो डिफरेंट डायलेक्ट्स कुछ हो जाए, मुझे वो समझ नहीं आती। तो वो हमारे जो कुछ कोलीग्स आते हैं उनको आ जाती है, तो सिंपलेस्ट है ना, उनको कॉल कर लेते हैं, यार ज़रा आना, हेल्प चाहिए। वो एक आध दफ़ा तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि सर ये तो पता नहीं कौन सी सराइकी बोल रहे हैं, मुझे तो सर के ऊपर से गुजर रही है। तो अब वहाँ पे बेस्ट ये होता है कि आप वहीं रुक जाएँ कि जी, मतलब मेरी इस वक्त हम ये सब नहीं कर पा रहे। अगेन ठीक है, मेजॉरिटी लोग हमारे यहाँ अगर हम सराइकी से हटके भी बात करें, उर्दू बोल लेते हैं, समझ जाते हैं एटलीस्ट, ठीक है। वरना कोई ना कोई साथ इस तरह का कोई ना कोई बंदा होता है कि जिसको आप कर सकते हैं। आइडिया भी यूजुअली अंदाजा होता है, वो अपने साथ आधा एक आधा होता बंदा है, ऐसा रखते आधा हैं कि जो ज़रूर थोड़ा होता है, समझाए। बिल्कुल बिल्कुल होता है। अब उसमें क्या होता है कि आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये मतलब ये इसकी जो हम कहते हैं ना साइको एजुकेशन या पेशेंट काउंसलिंग का, ये वो पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल है कि अगर 10 लोग मौजूद हैं तो आपने 10 के 10 की काउंसलिंग नहीं करनी, आपने एक बंदे को आइडेंटिफाई करना है कि ये ज़रा बंदा है कि तेज़, यार, इसको समझ हाँ, आएगी। कि उनमें से अब जैसे मिसाल के तौर पे वो होते हैं, अब हमारे जिस तरह वो हॉस्पिटल का वो सेटअप है, जिस तरह मेरे रूम में 3 चेयर्स हैं, अब अक्सर होता है 5-6 लोग आ जाते हैं, तो हम वहीं एक्सक्यूज़ करना पड़ता है, जी चेयर्स मेरे पास 3 हैं, एक तो बच्चा हो गया या जो भी है, साथ 2 बंदे वो मुझे चाहिए कि जिनको इसके बारे में सबसे ज़्यादा पता हो और जो बाहर जाके बाकी 10 को एक्सप्लेन कर सकें। तो वो अमूमन खुद ही फ़िल्टर कर लेते हैं उसमें से कि अच्छा जी तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, तुम चले जाओ। फिर उसमें ये है कि अगेन आपकी सेटिंग होती है कि जैसे बाज़ औक़ात बच्चे होते हैं, वो कोई भी उनके वो इस तरह के बिहेवियर चल रहे हैं कि वो रूम इतना लाउड हुआ हुआ है कि ना आपको उन तक बात पहुँचा पा रहे हैं, ना वो कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपना एनवायरनमेंट काम डाउन कर दें, ठीक है, कि जहाँ पर आप करें। और एक अगेन वही जिस तरह मैंने शुरू में कहा ना कि कम्युनिकेशन, अब आपने उनको कोई चीज़ एक्सप्लेन की है, अब मैं मुसलसल पट 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 करके बोल ही जाऊँ, मेरी तरफ से तो हो गया काम। वरना क्या होता है कि जो आइडियली उसमें कम्युनिकेशन है वो क्या है कि आपने उनको एक चीज़ बताई, आपने उनसे कंफर्मेशन की, आपको समझ में आपको आया, समझ आई? बिल्कुल। नहीं आई तो बताएं, समझ में आई है तो थोड़ा सा मुझे समराइज़ करके बता दें कि आपको अभी तक क्या समझ में आई है, ठीक है। ये श्योर कर दें कि मैं आपका कोई टेस्ट नहीं ले रहा, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम वी कैन मूव इन द राइट डायरेक्शन। अब उसमें क्या होता है कि जिस तरह ये आपने बात की कि डिसऑर्डर्स वगैरह का किस तरह बताएं, अब उसमें ये होता है कि थोड़ा बहुत आप उनको जो ही उनके जो सिम्टम्स हैं, उसको हम अमूमन उस टेक्निक को कहते हैं रिफ्लेक्शन, कि जो सिम्टम्स आप हो रहे हैं आप उन्हीं को एक्सप्लेन करते हैं, आप अलग से किसी चीज़ को नहीं लेकर आएंगे। कि मतलब मैं उनको ओसीडी अगर मुझे समझानी है तो जो उनके सिम्टम्स हो रहे हैं मैं उसी सिम्टम के हिसाब से उनको बताऊंगा कि ये हो रहा है। और आपको इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप उसको कहें कि ये जी ओसीडी है आपको, नहीं। ये हो रहा है, ठीक है। और दूसरा फिर उसमें क्या होता है कि लिटरेचर, कि जैसे हमारे पास उर्दू में, इंग्लिश में वो हैं, बीच में एक ज़माने में हमने कोशिश की थी कि ऑल लैंग्वेजेस में भी उनको ट्रांसलेट करें, वो फेल हो गई वो नहीं हो सका। लेकिन ये कि एटलीस्ट लोग हमारे यहाँ उर्दू पढ़ लेते हैं, तो आपने उर्दू में उनको एक लिटरेचर दिया कि आप इसको पढ़ें, ठीक है। हमारे अपने वो क्लिनिक्स पे वो हमारे वो व्हाट्सएप नंबर्स होते हैं, उसको हम उनको मार्क करके देते हैं कि ये व्हाट्सएप नंबर है, पढ़ें, कोई भी सवाल आता है मुझे व्हाट्सएप करें, तो जो भी क्वेश्चन आता है बिला झिझक मुझे करें, मैं उसको रिस्पॉन्ड करूँगा आपके क्वेश्चन को। अभी नहीं करना, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चंस लिख के लें तो हम उसको वो करें। देखें, इट्स अ 2 वे ट्रैफिक ना, मतलब ऑब्वियसली कोई फर्स्ट टाइम जाता है, एक तो वैसे ही हम घबराए हुए होते हैं कि हॉस्पिटल में जा रहे हैं, हमने फ़ीसें देनी है, हमने किराया भरना है, दवाई होगी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो बहुत सारी चीज़ें वो, और एक ह्यूमन वो भी है, एक नॉर्मल फिनोमेना है, 5-10% से ज़्यादा लोग नहीं रिटेन कर पाते। अब वो आप ग्रेजुअली उनको स्टेप बाय स्टेप हर दफ़ा वो बताते हैं। बहुत सी दफ़ा में होता है, अब वो वही वाली बात कि आप लोगों को बता रहे होते हैं मुसलसल। शुरू में मुझे ये मैसेजेस वो आते थे अक्सर कि जी दवाई दी है तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, फिर मैं उनको रिमाइंड कराता, मैंने आपको बताया था कि 2 से 4-6 हफ्ते लगेंगे।
अब ओवर द ईयर्स वो चेंज होके वॉइस मैसेजेस अब ये आते हैं कि सर आपने बताया तो था कि 2 से 4 हफ्ते लग जाएंगे, लेकिन कुछ और नहीं हो सकता बीच में कि जहाँ पे अभी फ़िलहाल थोड़ा सा कुछ कर दें। तो अगेन वो वही वाली बात कि आप लोगों को बताते रहते हैं ना। और बीच में कहीं वो बात हुई थी कि जी फलाने डॉक्टर के पास जाओ। मेरे ख़्याल से जो ये वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग होती है ना, इससे ज़्यादा कोई और ज़्यादा काम नहीं करती। क्यों? इसलिए क्योंकि वो आपका अपना एक्सपीरियंस होता है। एट द एंड ऑफ द डे मेरा तो उसमें बड़ा वो सिंपलेस्ट है। एट द एंड ऑफ द डे मैं हूँ, कोई भी है, कोई भी मरीज़ है, कोई भी बीमार है, हम क्या चाह रहे हैं कि वो बेहतर हो जाए। अब वो चाहे मुझसे हो, मेरी एक दवाई से हो, वो किसी की 50 दवाइयों से हो, वो बस बेहतर हो जाए। वो अपनी लाइफ में वापस जाए, अपने वो काम जो उसने करने हैं वो करे। सिंपल एज़ इट इज़, ठीक है? वो अब अक्सर जिस तरह होता है कि हमारे पास वो प्रिस्क्रिप्शंस आती हैं, पॉलीफार्मेसी होती है, ठीक है? उन्होंने वो बहुत सारी दी होती हैं। ये भी चीज़ ज़रूरी है जानना कि देखें साइकेट्री एक ऐसी फील्ड है, मुझे अपेंडिक्स का अगर आज पेन है, मैं आज 10 डॉक्टरों के पास चला जाऊँ, पेन मुझे अपेंडिक्स का ही रहना है। साइकेट्री एक ऐसी चीज़ है, इस वक्त मेरा मूड कुछ और है, मैं आज किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाऊँगा, उसका इंप्रेशन कुछ और होगा। कल को मेरा मूड चेंज हो गया, मेरे सिम्पटम्स चेंज हो गए, मैं किसी और के पास गया, उसका इंप्रेशन चेंज हो जाएगा। तो उसमें वो ये लेग पुलिंग और ये सब करने की ज़रूरत नहीं कि ये बड़ा वो उसमें वो है कि एट दैट पॉइंट इन टाइम जिन्होंने आपको असेस किया, उसके हिसाब से उनकी असेसमेंट और वो ट्रीटमेंट वगैरह वो अपनी जगह वो है। फिर ये कि उसमें आप उनको अगेन वही वाली बात कि आप उनको एजुकेट करेंगे। अच्छा जी, अब आपको ये चीज़ें आप बता रहे हैं, ये हो रही हैं, ये दवाई है, बेहतरीन दवाई है, दवाई चल रही है, इसीलिए चल रही है ना क्योंकि वो तो अप्रूव्ड है। एफडीए कह रहे हैं या पाकिस्तानी जो भी है उससे अप्रूव्ड है, दवाई बहुत अच्छी है, लेकिन इस दवाई की वजह से आपको ये इफेक्ट हो रहा है, इस दवाई की वजह से ये हो रहा है, इस दवाई की वजह से ये हो रहा है। और इन 4 दवाइयों की वजह से हमने एक दवाई ये ऐड इसलिए कर दी थी कि हम इन बाकी तीनों चारों के साइड इफ़ेक्ट्स कंट्रोल कर सकें। तो ये अगेन वही वाली बात जिस तरह आपने कहा ना कि वो बाज़ लोग बड़े, और ये अच्छी बात भी टू सर्टेन लेवल बहुत अच्छी बात होती है कि लोगों को ये पता हो कि कौन सी दवाई का मुझे क्या इफ़ेक्ट आता है, कौन सी दवाई का मुझे क्या इफ़ेक्ट नहीं आता। और इसको हमें एज़ अ डॉक्टर या एज़ अ मेडिकल प्रैक्टिशनर हमें वैल्यू भी करना होता है कि अगर मुझे कोई कह रहा है कि अपना फ़लानी दवाई से मुझे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, तो मुझे उसको वैल्यू करना है क्योंकि एक्सपीरियंस उन्होंने किया। अगर उनको फ़ायदा हुआ था तो यस, फिर वही बात आ जाती है कि आपको उससे फ़ायदा हुआ तो लेट्स गिव इट अ ट्राई, हम इसको दोबारा स्टार्ट करके देख लेते चलें दिल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुझे नो इंडिकेशंस आ रही हैं प्रॉब्लम। कि जो है अब सब इसको ज़रा करे रहे। बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली मेरे दिमाग में और ज़्यादा हो गई हैं पैदा, तो अब आपको दोबारा आना पड़ेगा एनी टाइम जब आप कहें, खैर से इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। और बस आखिरी मेरा मैसेज ये है जी कि ये सारी बीमारियां हैं, ये कोई क्या कहते हैं किरदार की ख़राबी नहीं। आप इलाज में आए और एम्बेरसमेंट कोई चीज़ नहीं होती, ये आपके दिमाग में पाई जाती है। आप अपने आप से एम्बेरस्ड होते हैं तो आपको लगता है कि लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। शर्मिंदगी से ऊपर उठकर इलाज की तरफ इलाज की तरफ आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।